इस कार्यक्रम के आदरणीय अध्यक्ष हम सभी लोगों को सारस्वत होने का अभिप्राय देने वाले आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम के जो संयोजक हैं और जिन्होंने ये सब ताना बाना बुना है, आज का यह सारस्वत आयोजन अपनी उपस्थिति, गरिमामय उपस्थिति दर्ज कराई है। मैं आपका बहुत बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ। आप सबसे ये जानकारी मैं शेयर करना चाहूँगा कि आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप अपनी रचनाओं में जितने बड़े हैं उतने ही बड़े मनुष्य हैं। शिक्षण संस्था नहीं है, सामाजिक और साहित्यिक संस्था नहीं है, और वो तमाम जो बड़े पुरस्कार सम्मान नहीं है जो इन्हें प्राप्त न हो। ये इनकी सदाशयता है कि हम सबके एक छोटे से आमंत्रण पर आपने बहुत व्यस्ततम समय में से अपना समय निकालकर मऊ को देने के लिए पंडित दयाशंकर तिवारी के कृति के लोकार्पण हेतु हम लोगों के बीच उपस्थित हुए हैं। हम मऊ नगर की ओर से, जनपद की ओर से आपका सादर अभिनंदन करते हैं। प्रोफेसर सर्वेश जी पांडे, मुझे ये कहने में गुरेज नहीं है कि महाविद्यालय तो यही था जिसमें हम सभी ने लगातार 35-40 वर्षों तक, बाबू हरराम सिंह भी यहाँ का बैठे हुए हैं, हमने यहाँ सेवाएं दी हैं। कार्यक्रम तो तब भी हुआ करते थे, लेकिन जो आज वातावरण बना है साहित्य का, कला का, हमारा सौभाग्य है कि जिस संस्था में हम सेवानिवृत्त हुए, इनके आने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि हम सेवा से निवृत्त हुए हैं। प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी का सादर अभिनंदन करता हूँ। उनकी यह ऊर्जा बनी रहे, बहुत ही सुखद अवसर है। सबसे बड़ा संकट है तार दीप जलाने के बाद भी अंधेरा छट नहीं रहा है। के सारस्वत अनुष्ठान होंगे, वो माँ सरस्वती का जगराता होगा, जागरण का किया जाएगा, उनके सामने दीप प्रज्वलन किया जाएगा। तो ज्ञान की इस अधिष्ठात्री देवी के आलोक से यह समाज उद्भासित होगा, प्रकाशित होगा। जी, देवभास्कर जी, सूर्यभान जी, परमानंद पांडे जी, राम जी तिवारी जी और देवश्री न्यास के संस्थापक निदेशक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आदरणीय गिरिजा शंकर तिवारी जी, गिरिजा शंकर जी संगीत के आचार्य हैं। सारे सामा मा प धा प नि धा सा सा नि धा प मा प धा प मा रे सा। वरदे वीणा वाजिनी वरदे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे। प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर। कलुष भेद तमहर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे, वरदे वीणा वाजिनी वरदे। नवगति नवलय ताल छंद नव, नवल कंठ नव जलद मंजरव।
नवगति नवलय ताल छंद नवल कंठ नव जलद मंदरव नव नभ के नव विहंग वृंग को नव पर नव स्वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वीणावादिनी वर दे प्रिय स्वतंत्र नव अमृत मंत्र नव भारत में भर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे वीणावादिनी वर दे वर दे। अप्रतिम स्वर दिया आदरणीय ने। निराला जी ने इस वंदना के साथ जो उद्घोष किया था, नौ पर नौ स्वर देने का, नवता का जो आग्रह किया था, जो जड़ता थी जड़ता तोड़ने का उद्घोष किया था, आज उसी के अगले संस्करण के रूप में मुक्तक मंजूषा का लोकार्पण होना है। यही नवता का आग्रह है। हमेशा हम परंपराओं से कुछ सीखते हैं, संस्कृतियों से कुछ ग्रहण करते हैं और नवागत पीढ़ियों के लिए, आगत पीढ़ियों के लिए जमीन तैयार करते हैं। केदारनाथ जी कहते हैं कि मैं वह कविता लिख रहा हूँ जिसे प्राचीन कवियों ने लिखना शुरू किया था। कहीं हलंत उड़ा दे रहा हूँ, कहीं कामा लगा दे रहा हूँ। और आगे उन्होंने कहा था कि जब तक कलम की नोक पर परंपरा का बोझ संभालने का सामर्थ्य कभी विकसित नहीं कर लेता, तब तक पराग पर कविता उत्पन्न नहीं हो सकती और न ही उसे संभाला जा सकता है। हम परंपरा को छोड़कर, अपने संस्कृति को छोड़कर, अपनी व्यवस्था को छोड़कर कुछ भी ऐसा नहीं करेंगे जो इतिहास में आने वाले समय में दर्ज हो। हम ज्यादा समय नहीं लेंगे अपने वक्तव्य में। दो मुख्य वक्तव्य होने हैं इस कृति पर, आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी का जो आज के इस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट हैं, और एक आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश जी पांडे का जो इस कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात जिन्होंने इस कृति की भूमिका लिखी। तो इस कृति की भूमिकाकार के रूप में जो उनका दायित्व है, जिन्होंने हस्ताक्षर किया है इस कृति पर, तो हम उनका भी वक्तव्य सुनेंगे। इसके साथ ही डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब, वो हम सभी लोगों के बीच में हमेशा बने रहते हैं, उनको भी हम लोग उनसे भी उनके वक्तव्य लेंगे थोड़े। और उसके बाद प्रथम सत्र के बाद जो दूसरा सत्र होगा वो कवि गोष्ठी सत्र का होगा, जिसमें मुख्य आकर्षण हमारे यहाँ प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी ही हैं। उनकी गजलों तक हमें पहुँचना है, इसलिए हम वक्तव्य के समय को उतना ही रखेंगे जितने तिवारी जी पर, उनके कृति पर मुख्य रूप से बातचीत हो जाए, और उसके बाद हम लोग कविताओं का रसस्वादन करेंगे। कुछ नारी शक्तियाँ बैठी हैं, दुर्गावती जी आ गई हैं, आदरणीय डॉक्टर साहिबा आई हुई हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, आदरणीय हरेंद्र मिश्र जी आए हुए हैं, आदरणीय ऋषिकेश पांडे जी आए, आनंद जी आए हुए हैं लोक कल्याण न्यास के, चंद्र मिश्र जी, विजय गिरी जी बहुत अच्छी रचनाएं करते हैं, कृष्णदेव घायल जी भी आए हुए हैं। हमारे कार्यक्रम की गरिमा है, उनका अंग वस्त्रम के द्वारा अभिनंदन किया जा रहा है हमारे इस कार्यक्रम के अध्यक्ष जी के द्वारा। इस कार्यक्रम के जो कृतिकार है, जिस कार्यक्रम में जिनके काव्य संग्रह का लोकार्पण होना है, आदरणीय जयशंकर तिवारी जी, हमारे मुख्य अतिथि का अभिनंदन हुआ। मैं देवाश्रम के प्रबंध निदेशक डॉक्टर पीएन सिंह, जो उनके साथ बहुत दिनों तक उन्होंने काम किया है, उनसे निवेदन करता हूं आदरणीय डॉक्टर वसीमुद्दीन जमाली साहब का सम्मान कर उनका अभिनंदन करें। सम्मान दो श्रेष्ठ लोगों के द्वारा। और अब हमारे मंच पर जो आज के इस कार्यक्रम के उत्सव पुरुष हैं, मैं इनके बारे में क्या कहूँ। इनके पास जो भाषा है, उस भाषा को वही समझ सकता है जिसके पास तीव्र संवेदना होगी, जिसके भीतर दर्द होगा, जो पीड़ा को समझता होगा, जो वास्तव में मनुष्य होगा, क्योंकि उनकी भाषा मनुष्यता की भाषा है। ये जो हमारे पंडित श्यामनारायण पांडे की जो पुण्य भूमि है, जो जन्मभूमि है, धन्य मानता हूँ, धनी मानता हूँ। मैं विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय एस.सी. तिवारी साहब का, डॉक्टर एस.सी. तिवारी साहब का अभिनंदन करता हूँ और उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
और श्री मृत्युंजय तिवारी जी जो इस कार्यक्रम के संयोजक हैं और देवभास्कर तिवारी जी जो प्रधानाचार्य हैं। मैं दोनों लोगों से निवेदन करता हूं कि डॉक्टर एस सी तिवारी जी का अंग वस्त्रम प्रदान कर सम्मान करें, उनका अभिनंदन करें। एक अच्छे चिकित्सक का, एक सहृदय मनुष्य का सम्मान हो रहा है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। अब इस तरह से हम लोगों का यह मंच संपूर्ण हुआ। आजकल बुजुर्गों का सम्मान आप लोग देख ही रहे हैं, वृद्धावस्था आवास बहुत बढ़ते चले जा रहे हैं। लेकिन आज के समय में जबकि हम अपने नगर में रहते हुए अपने माँ बाप के पास 2 पल बैठने का फुर्सत नहीं निकाल पाते, वो अमेरिका से चल करके इसी कार्यक्रम के लिए, पिताजी के अभिनंदन के लिए, पिताजी के सारस्वत समारोह के में सहभागिता करने के लिए आए हुए हैं कि दुखी माँ बाप को करके इबादत हो नहीं सकती, दुखी माँ बाप को करके इबादत हो नहीं सकती, खुदा की ऐसे लोगों पर इनायत हो नहीं सकती, खुदा की ऐसे लोगों पर इनायत हो नहीं सकती। और बुजुर्गों को पटक देना अनाथालय में ले जाकर किसी की हो मगर अपनी रवायत हो नहीं सकती, ये अपनी परंपरा नहीं हो सकती। और उसी परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए जो अमेरिका से चल के आए हुए हैं डॉक्टर राजीव तिवारी, मैं उनसे निवेदन करता हूँ। और कंचन लता कहीं होंगी और हिंदी की प्रवक्ता हैं डीएवी इंटर कॉलेज में, मैं उनसे भी निवेदन करता हूं कि आप भी आ जाएं। और आनंद प्रताप सिंह जी लोक कल्याण न्यास के अध्यक्ष हैं, आप भी आ जाएं। उस रचनाकार का अभिनंदन होने जा रहा है जिसके निमित्त हम सभी लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। एक बहुत ही सहृदय मनुष्य, एक बहुत अच्छे कवि, मैं उनको ऋषि कवि कहता हूँ, उनका सम्मान होने जा रहा है। और मैं मृत्युंजय तिवारी से निवेदन करता हूँ कि उसकी व्यवस्था करें। अंग वस्त्रम और कई मालाएं एक साथ आप लोग ले लीजिए, मैं भी एक ठो माला पहनाऊंगा आपको। आदरणीय प्रोफेसर अभय कुमार राय जी इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के जो हम लोगों का सहयोग कर रहे हैं। आदरणीय आज के मुख्य अतिथि जी, आदरणीय आज के अध्यक्ष जी और सभी लोग। बीच में गुरु जी आप चले जाएं, थोड़ा सा ये अभिनंदन थोड़ा और बढ़िया हो जाएगा। थोड़ा सा बीच में सभी मुख्य अतिथि जी के साथ आप खड़े हो जाएं। ये बहुत सुखद पल, पिता का पुत्र के साथ इस तरह का संवाद। वाह, मैं रोया परदेश में माँ का भीगा प्यार, और एक दुख ने दुख से बात की, बिन चिट्ठी बिन तार, बिना चिट्ठी और बिना तार के सीधे सीधे जो सहज संवेदना का आपस में जुड़ाव होता है वो बहुत अद्भुत होता है। और बहुत अच्छा लगा था पिता और पुत्र का इस तरह का मिलन। और नगर के, जनपद के और जनपद के बाहर से तमाम अतिथिगण, श्रेष्ठगण जिस तरह से अभिनंदन कर रहे हैं पंडित दयाशंकर तिवारी जी का, यह सरस्वती पुत्र का सम्मान है, भाषा का सम्मान है, कविता का सम्मान है, मनुष्यता का सम्मान है। सादर अभिनंदन। एक ठो मलवा हम लोग पढ़ा दी, 2 ठो पढ़ा देता हम लोगों के बीच में एक ऐसे व्यक्ति हैं जो पंडित दयाशंकर तिवारी के अत्यंत प्रिय हैं और वो बहुत ही सहृदय मनुष्य हैं। एक बड़ी संस्था के प्रबंधक हैं और क्षत्रिय कुल उत्पन्न होने के बावजूद भी एकदम बिल्कुल शांत और शीतल स्वभाव के हैं। आदरणीय रामाश्रय सिंह जी, मैं रामाश्रय सिंह जी से निवेदन करूंगा कि आप मंच पर आइए। और पंडित दयाशंकर तिवारी व्यक्तिगत रूप से चाहते थे कि आपका इस मंच से सम्मान हो और निश्चित रूप से आप जैसे व्यक्ति का सम्मान, आपको सम्मानित हम लोग करेंगे। आप यहाँ पे आ जाइए, आप यहाँ माल्यार्पण कर लीजिए। माल्यार्पण। रामाश्रय सिंह जी सबके आत्मीय हैं नगर के, और पंडित दयाशंकर तिवारी जी से निवेदन है कि आप इनका सम्मान करें। आप इस सम्मान की जो परंपरा है यही धीरे धीरे समाप्त हो रही है। कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो कहती है क्या बेमतलब फूल माला, क्या बेमतलब अंग वस्त्रम। और मेरा ये मानना है कि अगर आपके पास वाणी का संयम नहीं है, फूल माला भी नहीं है, आपके पास अंग वस्त्र भी नहीं है, तो फिर आपके पास है क्या? कोरा विचार और कोरा दर्शन क्या समाज को दिशा दे पाएगा? हम अपनी परंपरा और संस्कार को छोड़ देंगे तो क्या हम बच पाएंगे? अगर हम मनुष्यता की रक्षा करना चाहते हैं और बहुत दिनों तक अपने संस्कृति के साथ जीवित रहना चाहते हैं तो ये सम्मान का भाव हमें अपने भीतर रखना ही होगा। और इसी क्रम में सम्मान का यह कार्यक्रम अब धीरे धीरे अंतिम पड़ाव पर है। पंडित मृत्युंजय तिवारी एक बड़े रचनाकार हैं,
एक बड़े वक्ता हैं, संगठन करता हैं और एक अच्छे शिक्षक हैं और बहुत अच्छे सहयोगी हैं। इस कार्यक्रम के संयोजक हैं। मैं चाहता हूँ, मेरा मन है कि मृत्युंजय तिवारी जी का भी इस मंच से सम्मान हो और इसके लिए मैं माध्यमिक शिक्षक संघ के यशस्वी नेता, बड़े नेता जननारायण जी द्विवेदी जी से निवेदन करता हूँ और ऋषिकेश पांडे जी से भी निवेदन करता हूँ, दोनों लोग साथ में आवे और आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी का अभिनंदन करें, इनका सम्मान करें। मृत्युंजय तिवारी जी सचमुच अभिनंदनीय हैं और अगर जननारायण जी द्विवेदी इनका सम्मान करते हैं तो समझिए कि ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़े रचनाकार का एक बड़ा नेता सम्मान कर रहा है। आज के समय में नेता किसी का सम्मान कहाँ करता है, लेकिन रचनाकार का सम्मान हो रहा है एक नेता के द्वारा। इस कार्यक्रम की खूबसूरती है। यशस्वी हो ये और ये माला अर्पण का यह कार्यक्रम यही विराम लेता है। सारस्वत अनुष्ठान में हमारे संचालक महोदय का भी सम्मान होना है, सम्मान करें। डॉक्टर दिवाकर है। कितना दो लोग पंडित दयाशंकर तिवारी जी के इस आयोजन में सहभागिता करने के लिए इनके आमंत्रण पर बाहर से आए हुए हैं। एक हास्य व्यंग्य के बड़े रचनाकार कृष्णदेव घायल जी और एक बड़े दोहाकार मास्टर साहब डॉक्टर सुमेधा पांडे जी आ रहे हैं पंडित दयाशंकर तिवारी का अभिनंदन करने के लिए। नवोदय विद्यालय की प्राचार्य हैं आप और बहुत अच्छा वक्तव्य देती हैं। ये सरस्वती पुत्र का सम्मान माँ सरस्वती की एक बेटी के द्वारा हो रहा है। ये बहुत ही सुखद है। आपका इनका भी सम्मान करा दीजिए। तो ये जो है ना आदरणीय सुमेधा जी कल ही अभी सेवा के बंधन से मुक्त हुई है। मैं सेवा निवृत्त नहीं मानता, एक सेवा का बंधन जो 10 से 4, 10 से 5 के बीच का है, उस बंधन से मुक्ति मिल जाती है, सेवा निवृत्ति यही है। तो ये डॉक्टर कंचन राय जी, प्रोफेसर कंचन राय जी जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है यहाँ पे हिंदी विभाग की, और कंचन पांडे जी और आदरणीय शकुंतला तिवारी, डॉक्टर शकुंतला तिवारी, तीनों लोग आए और सुमेधा जी का सम्मान करें। आदरणीय शकुंतला जी आ जाइए। बहुत ही संघर्षशील राम जी और एक अच्छी शिक्षिका के साथ साथ बहुत अच्छे प्रशासनिक अधिकारी आप प्राचार्य रहे हैं नवोदय विद्यालय के, और ये बहुत ही सुखद है। पंडित दयाशंकर तिवारी जी सबका सम्मान करते हैं और इस सम्मान की परंपरा मंच तक ले आते हैं। ये बहुत अच्छा लगता है। जीवन में ये जो हैं वही है, इनका कुछ भी ऐसा नहीं है जो पीछे हो। ये बहुत ही सुखद है। और इनकी छोटी बहन डॉक्टर शकुंतला तिवारी कर रही कि हमारी छोटी बहन है। अब दोनों लोग एक ही तरह से लग रही हैं। छोटी बड़ी कौन है, अब का निर्णय तो पता नहीं क्या हो पाए ना हो पाए। बड़ा अच्छा लग रहा है दोनों लोगों को देख करके मंच पर। यह बहुत सुखद है और सुमेधा जी का भी अभिनंदन हुआ। इस तरह से ये सम्मान का कार्यक्रम यहाँ पे संपूर्ण हुआ। अब मैं आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी से निवेदन करता हूँ कि आप आए, अतिथिगण का स्वागत करें और परिचयात्मक जो भी आप कम समय में, समय की बाध्यता इसलिए भी है कि आजकल जाड़े का मौसम शुरू हो गया है, मौसम भी ठीक नहीं है, इसलिए समय सीमा के अंतर्गत हम अपनी बात रखेंगे तो ये हमारे कार्यक्रम के लिए बेहतर होगा। मृत्युंजय तिवारी, आज के लोकार्पण कार्यक्रम के अवसर पर आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब लोगों के प्रिय प्रखर वक्ता, एक अच्छा मनुष्य, सहृदय इस कॉलेज के सम्मानित प्राचार्य जी डॉक्टर सर्वेश पांडे जी, आज के लोकार्पण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय प्रोफेसर वशिष्ठ अनूप जी। आपके विषय में बहुत ज्यादा हम न कह के कमलेश जी ने आपका परिचय दिया है और हम लोगों के कार्यक्रमों में हम लोग सामान्य रूप से भी अनुनय करते हैं तो बहुत आसानी से स्वीकार करके हमारे बीच में आते हैं। ऐसे मनीषी को मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब लोग जानते हैं सहृदय व्यक्ति हैं, समाज से हमेशा सरोकार है आपका, और मैं मानता हूं कि चिकित्सा के क्षेत्र में व्यस्तता के बाद भी जिस तरह से आप सामाजिक कार्यों में, साहित्यिक कार्यों में और सोशल एक्टिविटी में जितना आपका विशेष योगदान रहता है, यह हम सब लोगों के लिए प्रणम्य है।
आदरणीय हैं मेरा आचार्य डॉक्टर एस तिवारी जी से मैं उनका भी स्वागत करता हूं। और एक नाम हमारे बीच में और विशिष्ट अतिथि के रूप में है डॉक्टर जमाली साहब का, जो एक बहुत बड़े शायर हैं, एक बहुत अच्छे कवि हैं, एक अच्छे मनुष्य हैं और सहज हैं और बहुत ही आदर भाव से जब मैं भी उनको आमंत्रित करता हूं तो सहर्ष हमारी प्रति स्वीकृति प्रदान करते हैं। आप पूर्व चिकित्सा अधिकारी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से अवकाश प्राप्त होकर आजकल अपना आवास पर है, साहित्यिक सेवा में लगे हुए। मैं उनका हृदय तल से उनका भी सम्मान करता हूं, प्रणाम करता हूं। और हम लोगों के डॉक्टर कमलेश राय कहते हैं कि दयाशंकर तिवारी हम सब लोगों के लिए काव्य तीर्थ हैं। तो इस काव्य तीर्थ से थोड़ा थोड़ा पवित्र जल हम लोग प्राप्त कर लेते हैं तो हम लोग भी अपने को पवित्र कर लेते हैं। ऐसे पवित्र मानव को, ऐसे पवित्र सहृदय व्यक्ति को मैं प्रणाम करता हूँ। और इतना ही नहीं, आप मऊ की जितनी भी साहित्यिक गतिविधियाँ आज के समय में संचालित हो रही हैं, सबके केंद्र में रहते हैं, प्रेरणा स्रोत हैं। और डॉक्टर कमलेश राय के विषय में मैं क्या कहूँ, आप सभी लोग इनसे परिचित हैं। आज के इस आयोजन में तमाम विभूति है, बहुत ही विशिष्ट आयोजन है। इस तरह के तमाम बड़े जो क्रीम लोग शहर के हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, जो साहित्य से अभिरुचि रखते हैं, जिनकी साहित्य में स्वतः कुछ रचने की रुचि रहती है। इसमें मैं आदरणीय राजनाथ तिवारी जी, आदरणीय रामजी उपाध्याय जी, हमारे बीच में पूर्व प्रधानाचार्य जोगिंदर सिंह जी, हमारे बीच में डीएवी इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय देवास्कर तिवारी जी, कोरंगा इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय डॉक्टर दिवाकर राय शर्मा जी, हमारे बीच में माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित अध्यक्ष और बीआरके इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य आदरणीय जयनारायण दुबे जी, माध्यमिक शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष आदरणीय ऋषिकेश पांडे जी, और शासकीय अध्यक्ष आदरणीय देवेश राय जी, पूर्व प्रधानाचार्य डॉक्टर सर्वानंद पांडे जी, पूर्व बेसिक शिक्षा अधिकारी परम आदरणीय हरेंद्र सिंह जी, आदरणीय इंदु भूषण साहिब जी, साहित्यकार आदरणीय राम स्नेही राय जी, तमाम विभूति हैं, पूर्व प्रधानाचार्य प्रभूषण मिश्र जी, इस कॉलेज के सम्मानित एसोसिएट प्रोफेसर आदरणीय प्रद्युम्न कुमार जी, आदरणीय राय साहब जी, एक प्रखर वक्ता के रूप में हमारे बीच में हैं आदरणीय हरिराम सिंह जी, रमाशंकर जी, सबके प्रति अभी हम लोगों के पूज्य, हम लोगों के वरेण्य अभी माँ सरस्वती की वंदना कर रहे थे, ऐसे भद्र पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। पीएन सिंह जी, आनंद प्रताप सिंह जी, जो समाज की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, आदरणीय परमानंद पांडे जी, डॉक्टर नम्रता श्रीवास्तव जी, दुर्गावती मिश्रा जी, इस कॉलेज के हिंदी विभागाध्यक्ष परम आदरणीय डॉक्टर कंचन राय जी, हमारे बीच में एक बहुत अच्छी कवित्री है, उसको भी आप सुनेंगे, अनुप्रिया राय जी का। हमारे बीच में आप सभी लोग जानते हैं कि मऊ में एक बड़ा नाम था साहित्य के भी क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में, डॉक्टर सतदेव राय का नाम आपने सुना होगा। उनके पुत्र डॉक्टर सुनील राय जी भी हैं, मैं उनका भी अभिनंदन स्वागत करता हूं। और डॉक्टर सुमेधा पांडे जी, जिनका कल हम लोग सामूहिक रूप से अभिनंदन स्वागत किए थे शाम को इनके कॉलेज पर जाके, मैं उनका स्वागत करता हूं। और इस पंडाल में आए हुए सभी लोगों के प्रति अपना श्रद्धावनत होता हूं कि आप सहज भाव से सामान्य आमंत्रण पर आप सभी आए। आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी के परिवार के लोग भी हैं, उनके भतीजा जोगिंदर जी हैं, उनके एक और भतीजा यहाँ डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं। मैं सबके प्रति विनम्रता से रामाश्रय तिवारी जी के प्रति, सबके प्रति नारायण मिश्र जी के प्रति अपना प्रणम समर्पित करता हूँ। देखिए, कविता पर आज बात होती है। आप सभी जानते हैं कि कविता या अगर शास्त्रों तमाम वाङ्मयों का अगर आविष्कार हुआ है तो कविता से ही हुआ। कविता के सामने बहुत सी चुनौतियां आती रहीं, कभी नाटक के रूप में, कभी गद्य की विभिन्न विधाओं के रूप में, लेकिन कविता निरंतर अपनी गति से आगे बढ़ती ही रही। इसका प्रमुख कारण था कि कविता की जो भावभूमि है, एकात्म मानव बोध पर वो भावभूमि खड़ी है और कविता बिखरे हुए समाज को जोड़ने की क्षमता है कविता की। कविता आज इस दरिंदगी भरी जिंदगी में अगर जो कुछ भी जीने लायक थोड़ा कुछ बचा हुआ है तो उसका श्रेय कविता को ही जाता है। इसलिए पूरे समाज को जोड़ने का काम कविता करती है। कविता एक साथ 100 बार जन्मने की पीड़ा और 100 बार मरने का आनंद भी कविता है। कविता का स्वरूप बदला है, इसकी परिभाषाएं भी बदली हैं, बहुत कुछ बदला है, लेकिन
इसकी प्राण और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं आया है, चाहे समय 100 बरस बाद आया हो या 100 बरस पहले की कविताएं हो। कविता पंडित दयाशंकर तिवारी जी हमारे बीच में एक ऐसे रचनाकार हैं जिनके विषय में बहुत कुछ क्या कहें। यह सरल, सादगी, ईमानदारी, मिलनसारता के जीवंत स्मारक है। यह साहित्य मनुष्यों के प्रति अगर श्रद्धावनत है तो दयाशंकर तिवारी एक कवि से ज्यादा एक भद्र पुरुष हैं, एक अच्छे मानव हैं। और डॉक्टर कमलेश राय बार बार कहते हैं कि आप तो काव्य तीर्थ हैं। मैं तो मानता हूं कि इस काव्य तीर्थ से अगर पवित्र तीर्थ जल प्राप्त करके मऊ का पूरा जनमानस पवित्र अपने को मानता है, ऐसे भद्र पुरुष को आज में हम लोगों ने अभिनंदित किया। उनकी पुस्तक का लोकार्पण हुआ और इनकी कविता में लय है, एक संप्रेषणीय क्षमता है कविता में। हाँ चलो था इनके में लय है, रंग है, खुशबू है और चकाचौंध में प्रभाव की अपेक्षा उसमें चकाचौंध कम हो, लेकिन यह अगरबत्ती की सुगंध की तरफ चारों तरफ महकने वाले ये कवि हैं। वाह क्या बात। कमलेश राय जी और हम तो बराबर इनके यहाँ जाते हैं। अगर इनको समझना चाहते हो तो पूरा व्यक्तित्व और जीवन दर्शन इनकी 4 पंक्तियों में समाहित है, जिसका सभी लोग लगभग सबके लोगों के जबान पर वो थिरकती रहती है बातें। और कवि वही सफल है जिसकी कविता लोगों के मुंह पर बार बार होठों पर तैरती रहे। वह इनकी 4 पंक्तियों की एक मुक्तक है कि ना किया मैंने फूलों का सौदा कभी, न बिगाड़ा किसी का घरौदा कभी, कुछ भले ही टूटी हो पत्तियां साख से, पर न पैरों से पौधों को रौदा कभी। ये पूरा व्यक्तित्व इनका। अब जिस तरह का जीवन इनका रहा है, जिस कठिनाई का जीवन इनका रहा है और जिस विभाग के नौकरी करते थे, जब सबका हम तालमेल बैठाते हैं तो कहीं तालमेल नहीं बैठता। या विज्ञान के विद्यार्थी, बिजली विभाग में बिजली के तारों में करंट का संचालन करने वाला व्यक्ति, और साहित्य के क्षेत्र में शब्दों को पिरोकर एक शब्दों के लय की धारा बहाने वाला आदमी, दोनों में बड़ा अंतर लगता है। लेकिन मैं अगर डॉक्टर श्याम सुंदर दास को, केमिस्ट्री के आदमी को साहित्य के रूप में स्वीकार कर देखा है उनके निबंधों को। आगे जी अंग्रेजी के थे, उन्होंने कविता और मुक्तकों का तो सम्राट ही मैं कहता हूँ। और तो इस तरह तिवारी जी ने 2-3 चीजें अपनी लिखी है कि अपने जिंदगी को जो जिया है। आप जानते हैं कि पत्नी 5-6 बरस ऑन बेड पर थी, जिस तरह से तपस्या किया इन्होंने, जिस तरह से उनकी देख रेख किया, उस पर भी इन्होंने भाग्य को नहीं दोष दिया। उन्होंने कहा कि ये प्रभु जो तुमने दिया है मैंने उसी को जिया है, और वह सारा वह चीज ईश्वर पर थोपते हैं। कहते हैं कि जैसे जिंदगी जैसे दी थी वैसी जिया है मैंने, जब जब फटी है चादर सीखा सिया है मैंने, मर्जी से तेरी ही तो सब कुछ मिला है मुझको, अमृत की तरह जहर को देखा पिया है मैंने। वाह वाह। अब ईश्वर पर इन्होंने सब छोड़ा। अब कह रहे हैं कि जब दुख झेलते हैं, अब दुख के बीच में जब ये मुक्तक लिखते हैं तो देखिए क्या लिखते हैं। लिखते हैं कि दुख तो अति आश्चर्यचकित है, दुख तो अति आश्चर्यचकित है पीड़ा का सम्मान देखकर, दुख तो अति आश्चर्यचकित है पीड़ा का सम्मान देखकर, सुख भी अपना सिर धुनता है विपदा में मुस्कान देखकर। क्या उस इतने मतलब कठिन समय में इस तरह की बातें लिखना एक निराला की परंपरा का अनुसरण करने वाला ही व्यक्ति है। और अंत में तिवारी जी क्या लिखते हैं, ऐ पीड़ा जो तुमने दिया है इसकी भी चर्चा में किसी से नहीं करता। वो रहीम की परंपरा का वहां निर्वहन करते हैं कि रहीमन निज मन की व्यथा मन ही राखे गो, नहीं कहते हैं। कहते क्या है कि लिखते हैं कि सब कहते हैं मैं भी कुछ गाऊं, सब कहते हैं मैं भी कुछ गाऊं, मन की अपनी व्यथा सुनाऊं, सब कहते हैं मैं भी कुछ गाऊं, मन की अपनी व्यथा सुनाऊं, पर जो दर्द मिला है मुझको, पर जो दर्द मिला है मुझको, क्या मैं उसको हंसी उड़ाऊं? वाह, क्या मैं उसकी हंसी उड़ाऊं? मन पीड़ा को भी कहीं समाज में वह उकेरना नहीं चाहते, पीड़ा को अपना प्रारब्ध मानते हुए इन्होंने मुक्तकों की रचना किया। एक किताब लोकार्पित अभी होगी। मैं इस पर समीक्षा करने के लिए हमारे मुख्य अतिथि जी हैं
हमारे आपके अध्यक्ष जी हैं आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी। जिन जिन क्षेत्रों में अकबरपुर रहे, बलिया में रहे या अन्य जगहों पर रहे हैं, कोई ऐसा साहित्यिक क्षेत्र नहीं रहा है जहां अपनी उपस्थिति इन्होंने दर्ज नहीं किया, और कोई पूर्वांचल की देश की बड़ी संस्था साहित्यिक नहीं रही है जहां से आप पुरस्कृत और सम्मानित नहीं हुए। उसमें 2-3 नामों की मैं चर्चा कर रहा हूं कि तिवारी जी एक विलक्षण प्रतिभा के व्यक्ति थे। 1961 में इन्होंने कविता लिखना प्रारंभ किया था। यह कहते हैं कि हमको कविता लिखने की प्रेरणा वैसे ही मिली थी जैसे द्रोणाचार्य के मित्र की मूर्ति में मैंने बाण चलाना एकलव्य ने सीखा था। उस तरह की कविता की प्रेरणा इनको मिली थी। इनके अध्यापक थे पंडित रामाश्रय पांडे जी, द्वारा कविता सुनते थे और सुन के वहीं से जब ये कक्षा 10 में थे तब इनके बड़े भाई फोर्स में थे, छुट्टी पर आते थे, तो कक्षा 10 में देखिए कविता क्या लिखते हैं कि 62 दिन वर्षावकाश का घर जाता हुआ सिपाही, मैं शीतल भरी सुराही हूँ 62 दिन वर्षावकाश का घर जाता हुआ सिपाही। यह कक्षा 10 में 1972-73 में इनकी आज के अखबार में, दैनिक जागरण के अखबार में इनकी कविताएं छपती थी जब ये इंटरमीडिएट और ग्रेजुएशन में पढ़ा करते। तो कविता का संस्कार इनको था। इसके नाते हमारे तमाम संस्थाओं ने, जैसे बलिया हिंदी प्रचारणी सभा द्वारा प्रशस्ति पत्र इनको प्राप्त है, जिला सूचना जन संपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा प्रशस्ति पत्र प्राप्त कराया गया, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भागलपुर द्वारा विद्या वाचस्पति सारस्वत सम्मान से इनको सम्मानित किया गया, अखिल भारतीय साहित्यकार अभिनंदन समिति मथुरा द्वारा मैथिली शरणगुप्त पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और हिंदी अकादमी हैदराबाद द्वारा काव्य शास्त्री उपाधि अलंकरण से सम्मानित आपको किया गया, बलिया भोजपुरी साहित्य सम्मेलन द्वारा भोजपुरी रत्न से सम्मानित किया गया, नेफोर्ड संस्थान द्वारा पंडित श्यामनारायण पांडे स्मृति सम्मान से सम्मानित आपको किया गया, भोजपुरी दिशाबोध की वैचारिक साहित्यिक पत्रिका पाती द्वारा सम्मानित किया गया, देवश्री न्यास जो एक प्रतिष्ठित संस्था है जिसके हमारे प्राचार्य जी उसके अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। अभी जल्दी देवरिया गोरखपुर से आपको भागीरथी साहित्य सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये तमाम पुरस्कारों से आप अलंकृत हैं। ऐसे भद्र मानो न कोई रेडियो स्टेशन बचा पूर्वांचल का जहाँ से कविताएं प्रसारित नहीं है, न कहीं दूरदर्शन का केंद्र। मैं परिचयात्मक इनका बहुत है, हम कितना दे पाएंगे। अंत में मैं यही कहूँगा कि जन भाषाओं को तुम करते हो, जन भाषाओं को तुम करते हो ज्योतिमणि, जन भाषाओं को तुम करते हो ज्योतिमणि, दीर्घायु बन चमको जग में, यही मेरा अरमान, यही मेरा अरमान। पंडित दयाशंकर तिवारी के बारे में अभी बातें मुक्तक मंजूषा के लोकार्पण के बाद होंगी। डॉक्टर राजीव तिवारी और चंद्रकला त्रिपाठी, इन दोनों लोगों को आमंत्रित कर रहा हूँ। ये पुत्र पुत्रियां हैं पंडित दयाशंकर तिवारी, और जो उनके संगीत का, कविता का क्षेत्र है, थोड़े थोड़े दखल ये लोग भी रखते हैं और इनकी विरासत को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। डॉक्टर राजीव तिवारी अमेरिका में इनके भोजपुरी और हिंदी के गीतों को अपने लोगों के बीच में प्रस्तुत करते हैं सार्वजनिक रूप से। मैं आप दोनों को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप पिताजी के अभिनंदन में जो कुछ भी आप लोगों के पास आपके द्वारा दिया गया आशीर्वाद है, उसी आशीर्वाद के प्रतिफलन स्वरूप आप इनका अभिनंदन करें। आदरणीय डॉक्टर राजीव तिवारी। कंचन आइए। रानी चंद आप लोग भी आ जाओ। और सबसे पहले हम यहाँ पे ऑब्वियसली मुख्य अतिथि वशिष्ठ जी का चरण स्पर्श करता हूँ मैं, और अध्यक्ष जी सुरेश पांडे जी, आपका भी दंडवत था, आपको भी विशिष्ट अतिथि असी तिवारी जी और वसीमुद्दीन जमाली, आप लोगों को भी मैं दंडवत करता हूँ मैं, कमलेश जी और मृत्युंजय तिवारी। और यहाँ पे किसका नाम लूँ किसको छोड़ूँ मैं, आप लोग उन सांसों की तरह हैं जो जीवन प्रदान करते हैं, तो आप सभी लोगों को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ मैं। एक्चुअली अब मैं पिताजी की एक कविता उनसे, उनके मुक्तक मंजूषा से उधार लेता हूं मैं और उसी से शुरू करता हूं। मैं आपका सबका स्वागत करता हूं मैं। उसके पहले मैं पिताजी के बारे में एक बात बोलता हूं मैं कि एक शब्द उदारता, तो अगर पिताजी को मैं एक शब्द में उनको मैं परिभाषित करूं तो उदारता, और उदारता अगर आज के इस प्रांगण में अगर किसी मनुष्य का रूप लेके आए, पिताजी का ही वो स्वरूप होगा, उससे भिन्न नहीं होगा। तो पिताजी को ही समर्पित उनकी कविता, उनसे ही मैं शुरुआत करता हूँ। मैं आप सबका स्वागत करता हूँ मैं जी। कि स्वागतम स्वागतम
एक स्वर राह में पुष्प खिलते हुए और बिछे हैं नयन, जिनके शिरकत से महफिल में हो चांदनी, करती फूलों की उसको निगाहें नमन। वाह वाह, आप सभी लोगों को हमारा नमन, हम सबका, और चरण स्पर्श आप सबका स्वागत है। और अंतर्मन से हम सभी आप लोगों का जो आभारी हैं। और हम और रानी चंदा एक गीत प्रस्तुत करते हैं पिताजी के सम्मान में, और 3 स्टैंजा है उसका, 3 खंड है उसके गाने के, 3 स्टैंजा हैं। और पिताजी के पूरे जीवन को हमने उसमें परिभाषित किया, उसमें उनको जो है समाहित किया है। तो आप लोग देखें उनके पिताजी के जीवन यात्रा को। और अच्छा, ये गीत का जो संगीत है, ये हमारी लड़की है, वो सी इज क्लासिकल सिंगर भी है वो, तो वो वहाँ पे एक इटालियन क्लासिकल सिंगर है वो, तो उस पर काफ़ी उसको अवार्ड्स मिले हैं। तो वन डे सी वॉज सिंगिंग एंड वाज वेरी कैची काइंड ऑफ, सो मैं उस पर ही पिताजी के लिए लिखा हूँ, तो संगीत वहाँ से आया है। रू 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 रू, प्यार से वंदन, आत्मा से वंदन, दिल के अंतर से पिताजी को वंदन। रू 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 रू। बचपन के अभावों को अवसर में बदले थे, वो जी रहे हैं अब तक अपने ही शर्तों पे। बचपन के अभावों को अवसर में बदले थे, वो जी रहे हैं अब तक अपने ही शर्तों पे। प्यार से वंदन, आत्मा से वंदन, दिल के अंतर से पिताजी को वंदन। रू 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 रू। सादा जीवन उच्च विचार अक्सर सुनते थे, वो जी रहे हैं अपने सपने सत्कर्मों से। सादा जीवन उच्च विचार अक्सर सुनते थे, वो जी रहे हैं अब तक अपने सत्कर्मों से। प्यार से वंदन, आत्मा से वंदन, दिल के अंतर से पिताजी को वंदन। रू 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 रू, वाह क्या बात। रू 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 रू। हर रिश्ते को निभाया पूरे ईमान से, साहित्यिक यात्रा भी पूरे जी जान से। हर रिश्ते को निभाया पूरे ईमान से, साहित्यिक यात्रा भी पूरे जी जान से। प्यार से वंदन, आत्मा से वंदन, दिल के अंतर से पिताजी को वंदन। रू 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 रू। वाह वाह, एक्सेलेंट, अद्भुत प्रस्तुति। ये था पुत्र और पुत्रियों का अपने पिता का अभिनंदन। ये गीत नहीं था, अपने हृदय का स्पंदन था, अपने हृदय की धड़कन थी, अंतरात्मा की आवाज थी, और एक शिष्ट पीढ़ी का अपने पुरानी पीढ़ी का अभिनंदन था। इसी तरह के अभिनंदन की जरूरत है। ये समाज मिट नहीं सकता, कभी भी मर नहीं सकता अगर पिता को पुत्र और पुत्रियां अभिनंदित करें। इसी परंपरा को आगे बढ़ाने की जरूरत है। और अब उस ऐतिहासिक क्षण, उस ऐतिहासिक अवसर का समय है जिसके लिए आप सभी लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं। यह अभिनंदन का, स्वागत का जो कार्य है
ये हर संगोष्ठियों का, विचार गोष्ठियों का, कवि गोष्ठियों का हिस्सा है। इसके बिना कोई भी सारस्वत समारोह संभव नहीं है। निमित्त है मुक्तक मंजूषा, जो 500 मुक्तकों का संग्रह, मुक्तकों पर बातचीत होगी, लेकिन पहले आप सभी लोग उसे देखें। पंडित जी ने बहुत श्रम करके, और इसमें सागर ने बहुत श्रम किया है, मैं इनका भी अभिनंदन करना चाहूँगा। अगर यह कृति बहुत समय से आ सकी है तो सागर की बड़ी भूमिका है। और केशव मोहन पांडे प्रकाशक है इसके, वो अच्छे प्रकाशक हैं, उनका अभिनंदन करता हूँ। और अब मैं आदरणीय मृत्युंजय तिवारी जी, ब्रजेश गिरि जी, सुमित उपाध्याय जी, जितेंद्र मिश्र जी, ये सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, और डॉक्टर राजीव तिवारी जो अमेरिका से आए हुए हैं, कंचन और चंदा, ये तीनों लोग जो है आ जाएं। और इस कार्यक्रम का जो सबसे प्रमुख आकर्षण है, कृति का लोकार्पण, मुक्तक मंजूषा का लोकार्पण। मुख्य अतिथि 5 दर्जन 6 दर्जन पुस्तकों के प्रणेता, हिंदी गजल के सम्राट मैं कह सकता हूं इन्हें। और ये सुखद क्षण विमोचित करने का अवसर अध्यक्ष प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी, आदरणीय एस तिवारी और डॉक्टर वसीमुद्दीन जमानी साहब, दोनों विशिष्ट अतिथिगण, कृतिकार आदरणीय पंडित दयाशंकर तिवारी जी, उनके सुपुत्र आदरणीय डॉक्टर राजीव तिवारी जी, डॉक्टर कंचन, चंदा, ये सभी लोग मंच पर आ जाएं। कृति का लोकार्पण हो रहा है। मैं इधर तुम हो जाओ, मैं इधर आ जाता हूँ। डॉक्टर साहब थोड़ा सा इधर हो जाइए, मैं भी इसमें घुस जाऊँ थोड़ा। मृत्युंजय जी का बड़ी भूमिका। एक ऊपर हस्ताक्षर करा लेने की जरूरत है। सर आप लोग बैठ जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। और यह सुखद लोकार्पण समारोह का यह समय, जिसके आप सभी लोग साक्षी बन रहे थे, सहभागी बन रहे थे। हर कृतिकार चाहता यही है कि उसके जीवन में यह क्षण आए जब कृतिकार की कोई कृति लोकार्पित होती है तो वह कृतिकार अपने कृति के साथ समाज का हो जाता है। आज पंडित दयाशंकर तिवारी अपने कृति के साथ आप सबके हैं। इन्होंने अपने जीवन का अनुभव किस रूप में मुक्तक मंजूषा में बांटने का प्रयास किया है, इसके आप लोग समीक्षक होंगे, पाठक होंगे और इनके अगले कृति के लिए प्रेरक होंगे, उत्प्रेरक होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित दयाशंकर तिवारी जी। पंडित रूपनारायण त्रिपाठी मुक्तकों के सम्राट माने गए हैं। मैं इनका अभिनंदन उनके मुक्तकों के द्वारा, और पांडे कपिल भोजपुरी के बहुत बड़े मुक्तकार, गजलकार, साहित्यकार, उपन्यासकार हुए हैं। तो एक मुक्तक भोजपुरी से और एक मुक्तक पंडित रूपनारायण त्रिपाठी से लेकर के मैं उधार लेकर के, और उसके बाद आगे पंडित दयाशंकर तिवारी के मुक्तक वाचन के लिए आमंत्रित करूंगा। और इनका अभिनंदन इस रूप में करना चाहता हूँ। एक मुक्तक कहा कि भोर की बांसुरी गीत छलका गई, भोर की बांसुरी गीत छलका गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई, जिंदगी में नई जिंदगी आ गई। फूल की डबडबाई हुई आंख में, फूल की डबडबाई हुई आंख में, रात के आंसुओं को हंसी आ गई, रात के आंसुओं को हंसी आ गई। और भोजपुरी का मुक्तकार पांडे कपिल कहते हैं कि गीत मन का लिखैला जमाना भइल, गीत मन का लिखैला जमाना भइल, राग में गुनगुनैला जमाना भइल, राग में गुनगुनैला जमाना भइल। ओस वैसे तो रोजे भिजावत रहे, ओस वैसे तो रोजे भिजावत रहे, मन का महुआ फुलैला जमाना भइल। अब मैं सीधे सीधे मुक्तक मंजूषा के रचनाकार पंडित दयाशंकर तिवारी को इस मुक्तक मंजूषा से मुक्तकों के पाठ हेतु आमंत्रित करता हूँ। पंडित दयाशंकर तिवारी जी। आदरणीय अध्यक्ष जी और मुख्य अतिथि, विशेष अतिथि और मेरे सामने बैठे हुए संभ्रांत व्यक्ति और मेरे स्नेहित, मुक्तक मंजूषा एक दिन में लिखी हुई नहीं चीज़ है, 20 वर्ष का मेरी तपस्या है।
क्योंकि गीत तो मैंने 4 पुस्तक और छपवा लिए थे, लेकिन हाँ तुरंत मुक्तक बोलवा जैसे दो, 2-4 लिखा, तुरंत पहले बोला। फिर 2-4 लिखा, 23-24 साल लग गए। किस कालखंड में लिखा गया उस कालखंड की छाप भी उसमें है। तो मैं ज़्यादा नहीं 7-8 मुक्तक मैंने चुना है। कहाँ तक 504, इसमें 550 लिखा है मैंने। कुछ मुक्तक मैंने जो मुझे प्रिय भी हैं सुना दे रहा हूँ। है सड़क पर उतर कर मुखर आदमी, है सड़क पर उतर कर मुखर आदमी, करता अपराध हो के निडर आदमी, करता वाह। अपराध हो के निडर आदमी। आम यो खास की कैसे पहचान हो, आम यो खास की कैसे पहचान हो, ना इधर आदमी ना उधर आदमी। उधर आदमी, ना इधर आदमी। वाह। चलते चलते गया है सिहर आदमी, तय करे कैसे बाकी सफर आदमी। वक्त के साथ छोटी हुई रोटियां, वक्त के साथ छोटी हुई रोटियां, खा रहा है उसे भी जबर आदमी। वाह 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 वाह। खा रहा है कैसे कैसे कर्म कर रहा आदमी, जेब जैसे भी हो भर रहा आदमी। भूल कर आदमियत मगर शान से, भूल कर आदमियत मगर शान से, जी रहा आदमी मर रहा आदमी, वाह। जी रहा आदमी। कोरी आशा के बल जी रहा आदमी, नित्य भाषा बदल जी रहा आदमी। भूखा प्यासा भी रहकर खुशी से मगर, भूखा प्यासा भी रहकर खुशी से मगर, पी के मीठा गरल जी रहा आदमी, पी के मीठा गरल। वाह। मिलते बिरले ही हैं कुछ सही आदमी, मिलते बिरले ही हैं कुछ सही आदमी। सिर से औ पाँव तक सब नहीं आदमी, सिर से औ पाँव तक सब नहीं आदमी। नाप कर तौल कर देखने पर भी तो अब न मिलता मुकम्मल कहीं आदमी। वाह वाह न मिलता। वाह। 2-3 और मुक्तक हैं। गाँव को छोड़ आया शहर आदमी, गिरती दीवारों से बेखबर आदमी, गिरती दीवारों से बेखबर आदमी। छत की चाहत ने छीना छपर छाँव को, छत की चाहत ने छीना छपर छाँव को, टूट कर के गया है बिखर आदमी, टूट कर। इस मुक्तक में लिखा है मैंने, केरल में राष्ट्रीय ध्वज को पैरों तले कुचला जा रहा था, उससे मेरे मन में एक भाव उत्पन्न हुआ। और देखिए उपेक्षित यहाँ राष्ट्र का गान है, क्यों उपेक्षित यहाँ राष्ट्र का गान है, हो रहा राष्ट्र ध्वज का भी अपमान है, हो रहा राष्ट्र ध्वज का भी अपमान है। दृढ़ है कैकेयी अपनी वचन पर यही, दृढ़ है कैकेयी अपनी वचन पर यही, फिर कुटिल मंथरा ने भरा कान है, फिर कुटिल मंथरा ने भरा कान है। और 8वां पुष्प अर्पित कर रहा हूँ। हर जमाने की देखी है नेकी बदी, हर जमाने की देखी है नेकी बदी, डाल हर एक न फूलों फलों से लदी, डाल हर एक न फूलों फलों से लदी। रोटी खाते तवे पानी पीती नदी, रोटी खाते तवे पानी पीती नदी, त्रासदी नित नई बन रही यह सदी, त्रासदी नित नई। बहुतों का यहाँ सम्मान हुआ है और सबसे ज़्यादा तो जो अच्छा लगा आज जो नई पीढ़ी से हमारी अपेक्षाएं हैं, राजीव जी ने और पुत्रियों ने
जिस तरीके से अपने पिता का सम्मान किया और इस सम्मान समारोह का आयोजन किया, वह निश्चित रूप से सराहनीय है। और ऐसा लगता है कि इनसे अगर बच्चे सीखते हैं तो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा बहुत ही समृद्ध होगी। आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में 2 लोग, एक तो कमलेश राय जी यहाँ संचालन कर रहे हैं, लेकिन ये हर जगह मंचों पर जाते हैं और मऊ से इनका बड़ा नाम है। इनकी वजह से मऊ सम्मानित होता है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और प्रोफेसर वशिष्ठ जी, जिनसे मैं दूसरी बार यहाँ मिल रहा हूँ, पहली बार भी जब यहाँ पर एक कार्यक्रम था कवि सम्मेलन का, तब मैंने देखा था काफ़ी बड़ा कार्यक्रम हुआ था और उनकी अध्यक्षता में बहुत ही उच्च कोटि का मंच वह हुआ था। तो ऐसे 2 लोग, 2 मनीषी यहाँ उपस्थित हैं। आज हम सब पंडित दयाशंकर तिवारी जी की पुस्तक मुक्तक मंजूषा के लोकार्पण पर यहाँ एकत्रित हैं। तिवारी जी, सबसे जो अच्छी बात है कि वो कितने सहज हैं, सरल हैं। बहुत सालों से हम लोग उनको सुनते आ रहे हैं, उनसे और भी जगहों पर सानिध्य रहा है। अधिकतर होता है कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, हम किसी एक सभा में या किसी जगह पर जाते हैं तो हम उसके अनुरूप अपने को बदल लेते हैं और वास्तव में हम किसी और तरह से व्यवहार करते हैं। इतना कॉम्प्लिकेटेड सोसाइटी हो चुकी है कि अधिकतर व्यक्ति डुअल पर्सनालिटी ही जीते हैं। लेकिन अभी तक जो आप सब लोगों का भी जो सानिध्य उनसे रहा हो तिवारी जी से, बाहर और भीतर कभी भी आप मिलें एक जैसे दिखते हैं। इस मामले में वह बहुत श्रेष्ठ है। मैं देखता हूँ कि समाज में बड़ी सारी विभिन्नताएं हैं। पॉलिटिकली ये होता है कि सब लोग बराबर हैं, सबको बराबर, तो बराबर किस हिसाब से कहते हैं ये मेरे समझ में नहीं आता। मुझे लगता है कि बराबरी का मतलब होता है, जो हमारे धार्मिक आध्यात्मिक रूप से भी है, कि सबको समान अवसर हो और हमको सबको समान समझें। लेकिन वास्तव में कोई भी 2 व्यक्ति एक जैसा नहीं है, बराबर तो है ही नहीं। हम लोग एनाटॉमी में देखते हैं जरूर, सर्जरी में अगर व्यक्ति में भाव नहीं है, यानी वो बेहोश है, एनेस्थेटाइज्ड है, तो उसके भीतर की संरचनाएं एक जैसी हैं। ईश्वर ने एक जैसा बनाया है, यह एनाटॉमिकल वैल्यू है जो स्थूल रूप में। लेकिन जब वो जागृत होता है, उसमें भाव जगते हैं, तो सभी लोग अलग हैं। और किसी भी एक घटना का भी जो लोग अनुभव करते हैं और उस पर जो रिएक्शन होता है वह भी अलग अलग होता है। कभी हमें लगता है कि यह कार्य, यह जो घटना हुई हमारे सामने वो कितनी हृदय विदारक है, कुछ के लिए वो नहीं होती है, कुछ में वो भावनाएं नहीं पनपती। तो हमारे आसपास बहुत सारी चीज़ें हैं जो अच्छी हैं, बुरी हैं। जीवन सबको मिला करके बना है, सारे रंग हैं, सारे भाव हैं। मुक्तक मंजूषा अगर आप पढ़ेंगे, मुझे अवसर मिला, मैं 2 बार उसे पढ़ चुका हूँ, मेरे पास PDF था। तो सभी तरह के रंग हैं। जो आज समाज में कमियां हैं, हम देखते हैं कि कितनी नैतिक गिरावट है, वहाँ पर भी वह लिखते हैं। लेकिन वहीं वह प्रगति का भी, लोगों को मार्गदर्शन भी देते हैं। कई ऐसे मुक्तक हैं जो बहुत ही आशा का संचार करते हैं। लोगों में देशद्रोह की भी भावना है। बहुत सारे लोग, जब हमारे अपने लोगों को जो देशभक्त हैं उन्हें सम्मानित करना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ाना चाहिए, तो वो वहाँ गलत कमेंट करते हैं। उस पर भी उन्होंने लिखा है। पर्यावरण को हमें संरक्षित करना है तो उस पर भी लिखा है। तो कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसको उन्होंने छोड़ा है। और यह आवश्यक भी इसलिए है कि हम कभी भी एक तरीके से जीवन नहीं जी सकते। जीवन संपूर्ण होता है। कोई भी किसी व्यक्ति को हम ये नहीं सकते कि बहुत खराब है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो बहुत अच्छा हो। कुछ कमियां होती हैं और कुछ अच्छाइयां होती हैं, तो सबको मिला करके ही जीवन चलता है। और उन सारे पहलुओं को उन्होंने छुआ है। तो कभी ऐसा नहीं है कि हम उसको यह समझें कि एक प्लॉट लेकर के उन्होंने कुछ लिखा है। जब कहीं कुछ उन्होंने अनुभव किया, आसपास की जो घटनाएं हैं उसको उन्होंने लिखा है। और बहुत सारी कविताएं, एक तो लयबद्ध वो कविता भी करते हैं, श्रृंगार की भी कविताएं हैं। बहुत गंभीर दिखते हैं लेकिन आपको श्रृंगार की भी कविताएं मिलेंगी। तो कुछ उनके मुक्तक हमने भी पढ़े हैं और मुझे अच्छा लगा। उसमें से कुछ तो अभी उन्होंने सुना दिया है। मुझे लगता है कि हम दोनों की सोच एक जैसी लग रही। जो बहुत उनको प्रिय लग रहा है वो मुझे भी लगा था। लेकिन कर्म को हमारी संस्कृति में प्रधान माना गया, लेकिन अधिकतर हम उसको कर्म की जगह भाग्य कह दिया करते। और सभी जगह ये कहा जाता है कि आप कर्म अच्छा करेंगे और भाग्य बनता कर्म से ही है। ये हमारा अध्यात्म कहता है कर्म से ही भाग्य बनता है, जो संचित कर्म है। तो प्रधान कर्म ही है और पूरी गीता कर्म पर ही है। तो उन्होंने लिखा है, मुश्किल राहों को भी जिसने हंस हंस कर आसान किया, कर्मठता और कार्य कुशलता से हर काम महान किया, बुद्धि विवेक विचार से बहुधा बहुमत का सम्मान किया,
लोगों ने उस जीवन शैली का भी खूब बखान किया। क्या बात। हमारी संस्कृति है, जीने का कुछ मकसद लेकर ही जीता इंसान है, निज कर्मों के कारण सबकी अलग अलग पहचान है। हम लोग कहते हैं सब लोग अलग अलग हैं और सबकी समाज में अलग स्थान होता है। निज कर्मों के कारण सबकी अलग अलग पहचान है, निर्धनता अभिशाप न होती और न धन वरदान है, बल बुद्धि विद्या और विवेक से बनता व्यक्ति महान है। बहुत अच्छी शिक्षा है। एक पर्यावरण पर हम लोग हमेशा कहते हैं और वृक्ष लगाने की मुहिम चलती है, तो बड़े संक्षेप में और बहुत ही गंभीर तरीके से जैसा कवि कहा करते हैं, तुलसी नीम बेल आंवला धरती के भीषण भूषण सुखधाम, तुलसी नीम बेल आंवला धरती के भूषण सुखधाम, अनगिन वृक्ष लगाते रहिए बरगद पीपल पाकड़ आम। तो ये पूरा पर्यावरण का संदेश। एक उन्होंने कहा ही था कि हाँ क्या इनका व्यक्तित्व है जो जिसमें कहा था ना किया मैंने फूलों का सौदा कभी। नैराश्य बहुत आता है लोगों के जीवन में, नभ में बादल हैं काले छा रहे, और कहीं कहीं ये छायावाद भी लगता है, कहीं ये लगता है कि प्रकृति को और पर्सोनिफिकेशन भी कई जगह लगता है। नभ में बादल हैं काले छा रहे, ढक के सूरज को स्वच्छंद मडरा रहे, चांद तारे न आते नजर रात में, अब अजब दिन उजालों के हैं आ रहे। यहाँ मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट जन, सामने बैठे मऊ जनपद और आसपास के सभी विशिष्ट जन, आप सबका यहाँ स्वागत अभिनंदन है। आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी के बारे में कुछ कहने से पहले मुझे फिराक गोरखपुरी की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं। फिराक गोरखपुरी ने लिखा था कि आने वाली नस्लें तुमको याद करेंगी हम असरो, आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो यानी समकालीन। आने वाली नस्लें तुम पर फख्र करेंगी हम असरो, जब ये सुनेगी तेरे मुंह से तूने फिराक को देखा था। आज हमें ये गर्व है, आज हम इस बात पर फख्र कर रहे हैं कि हमने एक महान साहित्यकार आदरणीय दयाशंकर जी तिवारी को न सिर्फ देखा है बल्कि उन्हें सुना भी है, उनके साथ काम भी किया है। उनका आशीर्वाद। मैं 1990 में गाजीपुर से ट्रांसफ़र होकर यहाँ मऊ आया और कुछ ही दिनों बाद चूँकि साहित्य में रुचि थी, लिखता पढ़ता था, तो आदरणीय तिवारी जी के साथ जो पहली मुलाकात हुई उसने ही मुझे इतना सहज कर दिया कि मैं पूर्वांचल साहित्य परिषद से जुड़ गया और मैं देखता था कि कितनी ऊर्जा है उनमें। आदरणीय नाहर जी, आदरणीय तिवारी जी और मैं अक्सर चंदे वसूलने जाता था। आप जानते हैं कि किसी भी साहित्यिक आयोजन के लिए भाई पैसे की ज़रूरत है, साहित्यकार के पास पैसे तो होते नहीं। जब कभी हम लोग किसी बहुत बड़े आदमी के पास जाते थे, उससे अपेक्षा करते थे कि काफ़ी पैसे मिल जाएं, वो चाय तो पिला देता था, घंटों बैठाता था, फिर बाद में आता था तो कुछ बहुत मामूली पैसे की रकम जब मिलती थी तो मैं उस समय यंग था, मुझे थोड़ा गुस्सा आ जाता था। आदरणीय तिवारी जी समझाते थे कि साहित्य सृजन इतना आसान नहीं है, साहित्य की सेवा इतनी आसान नहीं है। डॉक्टर साहब गुस्सा मत करिए, जो कुछ मिला है उसे ही भाग्य समझिए। और उनकी इस बात से हमेशा मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने हमेशा देखा कि किस तरह से आदरणीय तिवारी जी पूर्वांचल साहित्य कला परिषद के बहुत सारे आयोजन कराते थे उस समय। आजकल थोड़ा रफ्तार धीमी है, मैं वर्तमान लोगों से कहूँगा थोड़ा सा स्पीड आगे बढ़ा दें। बहुत सारे आयोजन हुए, तमाम क्षेत्र के, खासतौर से पूर्वांचल के जितने साहित्यकार लोग हैं उन सबको सम्मानित किया गया पूर्वांचल साहित्य परिषद की ओर से। उन सब के केंद्र बिंदु में हमारे आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी की शख्सियत रही है। नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को नहीं, नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को नहीं, फना भी हो गए हम और पता किसी को नहीं। नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को नहीं, फना भी हो गए हम और पता किसी को नहीं। फ़कीर का यही किरदार गुल खिलाता है, दुआ सभी के लिए बदला किसी को नहीं। क्या बात। ये उनकी शख्सियत का, नसीब आज तक ऐसी अदा किसी को नहीं, फना भी हो गए हम और पता किसी को नहीं। फ़कीर का यही किरदार गुल खिलाता है, दुआ सभी के लिए बददुआ किसी के लिए। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आदरणीय दयाशंकर तिवारी जी का सानिध्य, उनका प्रेम बना रहे, वो इसी तरह से साहित्य सृजन करते रहें, दीर्घायु हो, उनकी सेहत अच्छी हो, इसी कामना के साथ मैं अपनी वाणी। और मैं तो समय सब नहीं जी पाते कविता को वशिष्ठ अनूप जीते हैं जब वो कहते हैं कि तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं। वो कहते हैं तुलसी के जायसी के रसखान के वारिस हैं, कविता में हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं, कविता में
हम कबीर के ऐलान के वारिस हैं, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, हम सीकरी के आगे माथा नहीं झुकाते, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं, कुंभन की फकीरी के अभिमान के वारिस हैं। आज वो हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं। मैं बहुत आदर से, बहुत विनम्र भाव से आपसे निवेदन करता हूं कि आप आएँ और मुक्तक मंजूषा और पंडित दयाशंकर तिवारी दोनों आपके आत्मीय हैं। मैं आपसे अपने मनोद्गार व्यक्त करने हेतु आपको आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय प्रोफेसर जैसे आज की सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश पांडे जी, जो इस महाविद्यालय के प्राचार्य भी हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं। व्यक्ति का पता कुछ क्षणों में लग जाता है, 2-4 शब्द बोल दे तब, और ज़्यादा न बोले तब भी। हमारे यहाँ तो मौन की भाषा और आचरण की भाषा ज़्यादा महत्वपूर्ण रही है। मैंने एक बार एक शेर कहा था कि ढक लो चाहे लाख बदन को, ढक लो चाहे लाख बदन को, बोलोगे तो खुल जाओगे। तो आदमी बोलता है, पता चल जाता है थोड़े से शब्दों में। अभी जब ये सम्मान हो रहा था, लोकार्पण हो रहा था, मैं देख रहा था कि वो किस तरह से दूसरों के लिए जगह बनाकर खुद पीछे हो जा रहे थे। वो छोटी छोटी गतिविधियों में व्यक्ति को की समझ आती है, क्या बात, कोई इंसान कैसे क्या व्यवहार करता है। तो सर्वेश जी मेरे बड़े आत्मीय हैं, वसीमुद्दीन जमाली जी, जिनको मैं बहुत दिन से सुन रहा हूँ, डॉक्टर कमलेश राय मेरे बहुत प्रिय हैं, और जैसा कि उन्होंने बताया कि उनके बिना मेरा काम नहीं चलता है। श्री मृत्युंजय तिवारी जी से कई बार मिलना हुआ और उनके व्यवहार से मैं प्रभावित रहता हूँ। प्रोफेसर कंचन राय जी से मेरा पुराना परिचय है। आज का कार्यक्रम जिन पर केंद्रित है, श्री दयाशंकर तिवारी जी, दयाशंकर त्रिपाठी जी को लंबे समय से पढ़ रहा हूँ, उन्हें सुनता हूँ। उन्हें कई बार जौनपुर बुलाया मैंने, जब वहाँ एक कार्यक्रम मैंने शुरू किया था, वो कार्यक्रम अब भी होता है। तो जो इनकी समझ है, जो लोग की समझ है और जो जिंदगी की समझ है, सबसे बड़ी पाठशाला तो जीवन है, तो जिंदगी है। तो उसको जिस तरह से इन्होंने पढ़ा है, जीवन ने जिस तरह से इनको पढ़ाया है और इन्होंने जिस तरह से जीवन को पढ़ा है, वो इनकी कविताओं में जिस तरह से आता है, वो मुझे बहुत करीब से, बहुत आत्मीय लगता रहा हमेशा से। मेरे सामने जो लोग बैठे हुए हैं, उनमें से अधिकांश लोगों के नाम यहाँ लिए जा चुके हैं और वक्त बहुत जाया करना ठीक नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं चेहरे से पहचानता हूँ, नाम अक्सर भूल जाया करता हूँ। मैंने एक बार कहा था कि मैं अक्सर नाम, मोबाइल, पता सब भूल जाता हूँ ख्यालों में, मगर लोगों के चेहरे याद आते हैं। तो चेहरे याद रह जाते हैं, ये होता है, नाम नहीं। तो कई बार नाम पूछता हूँ। तो यहाँ जिस तरह से अभी इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और गंभीरता के साथ डूबकर लोगों ने अपने मन की बातें कही हैं, जिसमें कोई छल छद्म नहीं दिखाई पड़ रहा था, कोई बनावट नहीं थी। और यहाँ बैठे हुए लोगों में भी मैं उसी चीज को महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि अक्सर ही जाना होता है हम लोग का यहाँ वहाँ, अक्सर ही मना करना होता है कि नहीं आ पा रहे हैं, क्षमा मांगनी होती है। बहुत सारे मित्र नाराज है कि उनकी किताबों के लिए कुछ नहीं लिख पाया, किसी किताब की भूमिका, किसी का नहीं, कुछ तो एक ब्लर हुई सही, वो नहीं हो पाता है। लेकिन मऊ में कुछ है ऐसा जो जब भी याद करता है तो लगता है कि नहीं, वहाँ तो चलना है। तो मैं जब भी आया हूँ तो जिस तरह से यहाँ लोग सुनते हैं, जिस तरह से कोई अच्छी बात कोई भी कहे, मैं नहीं, कोई भी कहे, तो मुझे लगता है कि वो बात पहुंची और तुरंत उसकी प्रतिक्रिया दिखाई पड़ती है। जो वो कई बार तालियां बताती हैं और कई बार चेहरे बताते हैं, कई बार आंखें बताती हैं। हम लोग तो सब पढ़ लेते हैं, तो वो तुम्हारे होठ चुप रहते तो आंखें बोल देती हैं। तो कई बार लोगों के चेहरे से वो भाव दिखाई पड़ता। तो जो साहित्य को यहाँ जीते हैं, जो एक लंबी परंपरा रही है, हम लोगों ने पंडित श्याम नारायण पांडे को भी सुना है, देखा है, और दयाशंकर त्रिपाठी जी को भी देख रहे हैं, और भी यहाँ के बहुत सारे मित्रों को सुन रहे हैं। तो यह एक जो ज़मीन है यहाँ जो तैयार हुई है साहित्य की, वो बहुत उर्वर है। और जब यहाँ मैं आया था तो थोड़ा सोच रहा था कि पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन अब देख रहा हूँ कि हाल पूरा भर गया है। हाँ, बहुत अच्छा होता कि कुछ विद्यार्थी भी इसमें अगर आप आए होते, तो शायद और अच्छा कक्षाएं समाप्त हो गई होंगी। तो विद्यार्थी भी संस्कारित होते हैं ऐसे कार्यक्रमों से, कुछ शोध छात्र ही बैठ के शायद हो कुछ, तो ये सूचना उनके माध्यम से ये बातें दूर तक जाती हैं साहित्य। मुझे कम समय में बात कहनी है। सर्वेश जी से मेरी बात हो रही थी तो ये था कि हम लोग
थोड़ा कम समय लेंगे तो कवियों के लिए वक्त ज़्यादा मिलेगा और कविताएं ज़्यादा सुनी जा सकती हैं। अल्ताफ हुसैन हाली का एक शेर मुझे याद आ रहा था जब हम लोग बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि तय करने थे 7 समंदर, तय करने थे 7 समंदर, शर्त ये थी हाँ पाँव न हो दर। तो पैर भीगने भी नहीं है और 7 समुंदर पार भी कर जाना है। और बेचैन कहते थे ना कि ठहरना था उसी के पास जिसके पास से होकर मुझे एक तेज सी रफ्तार से होकर गुजरना था। तो अपनी बात भी कह लेनी है और समय भी थोड़ा बचा लेना है। मित्रों, मुक्तकों का संग्रह आया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने जब लिखना शुरू किया था, शुरुआत हर आदमी गीत से करता है। यहाँ जितने रचनाकार बैठे होंगे सभी लोग इस बात का अनुभव कर रहे होंगे कि हर आदमी एक उम्र में गीत लिखता है, वो उम्र ही गीत होती है। तो एक गीत की उम्र होती है, जो नहीं लिख रहा होता वो भी गीतकार होता है और उसके भीतर भी एक लय बन बिगड़ रही होती है। तो गीतों से शुरुआत की थी और जो मेरा पहला संग्रह आया, जो मेरी हर किताब में सबसे पहले जिस किताब का नाम होता है स्वप्न के बाद, जो 84 में छपा था विद्यार्थी जीवन में मेरे, तो वह मुक्तकों का ही संग्रह था। और कुछ इसी तरह के मुक्तक थे जो छंद वही जो सृगवेणी सबका जो बड़ा प्रिय छंद है और त्रिपाठी जी का बहुत प्रिय छंद है, वो जिस छंद में वो मुक्तक अपने कहते अभी सुनाया इन्होंने, इसमें मुक्तक सुनाए, तो वो हमारी संस्कृत की परंपरा का छंद है, सृगवेणी जिसको कहते हैं। और राजभा 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 आपको देख करके अपना ही पा गया, तो वो छंद वही है। तो उसमें त्रिपाठी जी ने बहुत लिखा है, तो उसी में मैंने शुरुआत में लिखा था। ये जो मुक्तक छंद है यह कहने में छोटा होता है, आसान सा लगता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके लिए एक बड़ी सघनता की और बहुत भावों की तरलता की जरूरत होती है। बहुत इसमें अन्वित की आवश्यकता होती है। अगर वो बिखरा हुआ हो तो मुक्तक नहीं बनेगा। जो यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं वो जानते हैं कि बहुत कम शब्दों में बहुत कुछ कह लेना होता है। हालांकि सारी अच्छी कविताओं की ये विशेषता होती है, लेकिन मुक्तक में तो केंद्र एक होता है और पूर्वापर संबंध नहीं होता है और उसमें एक बड़ी बात कह लेनी होती है। बहुत कम शब्द खर्च करके बहुत कुछ कह लेना होता है। तो मुक्तक लिखना आसान नहीं होता है और इसकी जो साधना है वो आसान नहीं है। एक लंबी परंपरा हमारे यहाँ संस्कृत में और अपभ्रंश की एक लंबी परंपरा है जिसकी चर्चा करने के लिए वक्त नहीं है, जिससे बहुत सारे मध्यकाल के हमारे रचनाकार प्रेरित रहे हैं और प्रभावित रहे हैं। बड़ा असर है आर्या सप्तशती वगैरह का और तमाम सारे ऐसे अमरुक शतक वगैरह का। मुक्तक जो 4 चरणों में होता है, अन्य कविताएं जो गीत गजल हैं वो उनके बंद अलग होते हैं, उनके शेर अलग होते हैं। वह 4 चरण सबकी एक खास पद्धति होती है, कुछ भी नहीं कर सकते हैं मुक्तक में। उसके लिए एक रूपक हम लोग इस्तेमाल करते हैं कि जैसे कोई धनुर्धारी धनुष पर लक्ष्य साधता है, मुक्तक की साधना कुछ उसी तरह से होती है। पहला जो चरण होता है, 4 चरण होते हैं दोहे में भी और इस तरह के मुक्तकों में भी 4 पंक्तियों में। तो पहले चरण में धनुष को उठा लिया। ये होता है कि पहले एक पहली पंक्ति आई जिसने एक जमीन बना दी, दूसरे में प्रत्यंचा चढ़ानी होती है, दूसरे में प्रत्यंचा चढ़ा लिया। यह सब सावधानी के साथ करना होता है। और जो तीसरा चरण होता है वो फिर खींच लेना होता है। आप देखेंगे कि जो तीसरा चरण होता है बहुत दूर जाता है, बहुत ऊंचाई तक, जितना संभव है और रचनाकार की जितनी सामर्थ्य है उतनी ऊंचाई तक जाता है तीसरा चरण। आप पढ़ते हुए भी सुनिए किसी अच्छे कवि को, तो आप देखेंगे कि जो तीसरा चरण है वो खींच लेना होता है और लक्ष्य को साध लेना होता है। और चौथा जो चरण होता है उसमें तीर छोड़ दिया जाता है। वाह, क्या बात, वो छूट जाता है। और वह जो केंद्रीय संवेदना है वह अगर सध गया है तो पाठक के हृदय तक तुरंत जाएगी। वो संवेदना हृदय तक पहुंचती है। यह उसकी रचना प्रक्रिया होती है। बिल्कुल। और मैंने फिर कहा कि वो देखन में बिहारी के लिए कहा था ना किसी ने, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर, मामला ये होता है। तो इसलिए बहुत जिसको लोक में हम लोग गझिन कहते हैं, सघन, उस गझिन और सघन संवेदना को साधना होता है। और ये साधना और यह संधान इतना आसान नहीं होता है। मैंने त्रिपाठी जी की पुस्तक मुझे नहीं मिली थी तो पीडीएफ से कुछ प्रिंट निकलवा लिए थे कुछ पृष्ठों की, तो वो मेरे सामने है कि जिनके आधार पर मैं थोड़ी देर
बातचीत करूंगा आपसे। सिर्फ हवाई बातें तो हम लोग करते ही हैं, सब अलग बात है, लेकिन कविता पर केंद्रित होकर बात करनी है, ये बातें उस तरह से होनी चाहिए। दूसरी बात मैं ये करना चाह रहा था, अभी जब इनके परिवार के लोग, बेटा बेटियां, भतीजे भतीजियां, अन्य आप सभी लोग परिवार के लोग हैं, तो जिस प्रेम के साथ, जिस अपनत्व के साथ, जिस भाव से आह्लादित होते हुए बहुत डूब कर यहाँ पर बातें की गई और जो यहाँ एक गीत पढ़ा गया, उसको देखकर हम लोगों ने सोचा कि रचनाकार को कैसा होना चाहिए। किसी रचनाकार को ज्यादातर बदनाम प्रजाति है कवियों की। कवि अपने घर के सबसे बुरे व्यक्ति माने जाते हैं, जो लोक में है, जो अपने घर के प्रति सबसे ज्यादा लापरवाह है, वो कवि होते हैं। लेकिन यह 100% सही नहीं है, आप लोग अपवाद हैं इसके, तो सभी लोग ऐसे नहीं हैं। रचना और परिवार, इन दोनों को रचना और गढ़ना पड़ता है, यह ऐसे नहीं होता है। और यह मानकर चलें कि रचना पहले रचनाकार को रचती है, उसके बाद रचनाकार रचना को रचता है। बिल्कुल, ये दोनों तरफ से आवाजाही का मामला है, ये एक तरफा नहीं है। अगर रचनाकार संस्कारवान नहीं है, संस्कारित नहीं है, उसे साहित्य की परंपरा का, अपनी संस्कृति का, अपनी सभ्यता का, अपने समाज का, अपने लोक का और अपने पूर्वजों के द्वारा रचित शास्त्र का ज्ञान नहीं है, तो वो अच्छा साहित्यकार नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो पहले रचनाकार को रचनाकार होने के योग्य बनाती है। वह संवेदनशीलता, वह सहृदयता, वह विनम्रता, वह पात्रता प्रदान करती है, तब रचनाकार रचना को रचता है। यही प्रक्रिया है। तो जिसको रचना ने रचा है, पात्रता प्राप्त की है जिसने, उसी की रचना सही अर्थों में साहित्य होती है। बहुत बढ़िया। तो इस बात को समझा जाना चाहिए। तो कविता पहले कवि को बनाती है और फिर कवि कविता को बनाता है। घनानंद ने एक बड़ी बात कही थी। हम सभी लोग पढ़े लिखे लोग हैं और घनानंद बड़े कवि, मेरे प्रिय कवि हैं। मैं उनको पढ़ाता हूँ तो एक 4 पंक्तियां पढ़ाने में घंटा बीत जाता है, कब मुझे पता नहीं चलता। बड़े रचनाकार है। घनानंद ने कहा था कि लोग हैं लागी कवित्व बनावत, मोह तो मेरे कवित्व बनावत। तो बहुत सारे लोग लग कर कविता करते हैं और मुझे तो मेरी कविता बनाती है। तो कविता कवि को बनाती है। यह एक सही प्रक्रिया है। कवि कविता को नहीं बनाता है, ये भ्रम है लोगों का। जो कवि कविता को बनाते हैं वह गढ़ते हैं, और वो कविता सिर्फ ढेल सो बनाई या मेलत सभा के मध्य लोगन कवित्व की वो खेल कर जानो है, जो ठाकुर कह रहे थे। तो कविता करना खेल नहीं होता है, कवि कर्म सबसे बड़ा कर्म होता है, और वह भी छंद में, लय में रहकर बात करना और ज्यादा कठिन होता है। आजकल मैं अक्सर कहता हूँ, पिछले 80-90 सालों से जिस तरह की मुक्त छंद की कविताएं लिखी जा रही हैं, नितांत गद्यात्मक कविताएं लिखी जा रही हैं, वह कविताएं, उनमें कुछ अच्छे कवि हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर कविताएं नितांत गद्य हैं, और कविता पाठक तक नहीं जाती है, पाठक तक संप्रेषित नहीं होती है। पाठकों ने उन कविताओं को कविता मानना स्वीकार नहीं किया। कविता अगर लय छंद से रहित है, कविता जैसे जिंदगी में लय जितनी जरूरी है, कविता में भी वो लय उतनी ही आवश्यक। यहाँ कई डॉक्टर बैठे हैं अभी भी। हम सभी जानते हैं कि अगर लय, हमारी सांसों की लय जरा सी गड़बड़ाती है तो क्या स्थिति होती है। हमारे चलने की लय थोड़ी सी खराब हो जाए तो बहुत समस्याएं होती हैं। तो हमने कविता की लय बिगाड़ दी है। तो वास्तविक कविता, ठीक ठाक कविता लिखने के लिए उस लय को पकड़ना जरूरी है, और वह लय भी कहीं से नहीं और से नहीं आती, वो जिंदगी से ही आती, वो जीवन से ही वो लय आती है। तो जिन कवियों ने उस लय को पकड़ लिया है, वो मुक्तक लिखें, चाहे गीत लिखें, चाहे गजल लिखें, चाहे अन्य विधाओं में लिखें, वो उर्दू के शायर बहुत सारी विधाएं हैं वहाँ, तो वो रुबाई लिखें, चाहे नज्म लिखें, चाहे हमद लिखें, चाहे कथा लिखें, चाहे कुछ भी लिखें, तो सबके लिए लय जरूरी है। त्रिपाठी जी ने उस लय को साधा है, और उसे साधना, लय को साधना और जिंदगी को साधना, दोनों को साधना, दोनों में तालमेल बनाना ये आसान नहीं है। मैं परिवार की चर्चा कर रहा था। जिस तरह से परिवार हैं, हम सभी आज जिस समय में जी रहे हैं, वहाँ सूचनाएं बहुत तेजी से पहुंच जाती हैं। बनारस में एक घटना हुई, एक महिला जो आई थी, बहुत सारे लोग बनारस में मोक्ष प्राप्त करने के लिए आते हैं, तो एक उस महिला को, बहुत बड़े परिवार की महिला थी, बंबई के, बहुत धनवान लोग थे, और लेकिन यहाँ छोड़ दिया था मरने के लिए। जब मृत्यु हो गई, सूचना दी गई बच्चों को, तो कोई आने को तैयार नहीं हुआ। यह कहा कि मृत्यु प्रमाण पत्र भेज दीजिएगा, मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए क्योंकि संपत्ति उसके नाम से है, लेकिन कोई बच्चा आया नहीं। आप लोग
पैसा भेज दे रहे हैं, संस्कार भी कर दीजिए। तो अंतिम वक्त में ये होता है ना, बार बार कहा जाता है कि बच्चों के लिए जब तुमने पहली सांस ली इस दुनिया में, तो जो लोग तुम्हारे पास थे कोशिश करना कि जब वो अंतिम सांस लें तब तुम उनके पास रहो। यही जरूरी है कि जब तुमने पहली सांस ली थी तो जो लोग तुम्हारे पास थे जब वो अंतिम सांस लें उस समय तुम्हें उनके पास होना चाहिए, क्योंकि वो आंखें ढूंढती हैं। फिलहाल तो मैं ये कह रहा था कि वो बच्चे नहीं आए, उनको मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए था। समय ये है, इतना खराब समय, पैसा इफरात है, तो हम आप पैसा कमाकर छोड़ जाएंगे और अंतिम समय में जिन बच्चों का स्पर्श चाहते हैं, आंखें जिनको देखना चाहती हैं, वो बच्चे सामने नहीं होंगे, क्या दशा होती होगी, क्या दुख होता होगा, कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो वह बच्चे अगर दूर दराज से ऐसे अवसरों पर इकट्ठे हो जाते हैं, इसका मतलब है हमने सिर्फ कविता नहीं रची है, हमने परिवार को भी रचा है, बच्चों को भी रचा है। और ये हर साहित्यकार का दायित्व होना चाहिए। यह जो एक आरोप है कि रचनाकार अपने परिवार के प्रति गैर जिम्मेदार होते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा। तो दयाशंकर त्रिपाठी जैसे लोगों ने परिवार भी रचा है, बच्चों को रचा है, उनको गढ़ा है, उनको संस्कारित किया है, उनको मनुष्य बनाया है। तो यह कविता से बड़ा काम है जिंदगी को रचना। हम अपने परिवार के लिए कितना वक्त देते हैं, ये भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बड़े महानगरों की तो बात आप कल्पना करें, हम सभी जानते हैं, जब तक माता पिता वापस काम से आते हैं बच्चे सो गए होते हैं और सुबह उनके उठने से पहले पिता या कारोबारी माता पिता से बाहर निकल जाते हैं, तो बच्चों से माता पिता की भेंट नहीं होती है। कौन सा संस्कार बनेगा? ये पैसे वाला जो संस्कार बन रहा है, जो टका धर्म टका कर्म टका ही परम टका संस्कार बना है, जस सके है टका नास्ति हाय टका टक टकाए थे। तो पैसा 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 और जिसका कोई अंत नहीं है, जो और का कोई अर्ध विराम पूर्ण विराम नहीं है। हम ऐसे युग में जी रहे हैं। तो ऐसे में कविता रचने के साथ घर परिवार को, मित्रों को रचना बहुत आवश्यक है। तो जो कविता है उसने अगर हमको मनुष्य नहीं बनाया तो हम अच्छी कविता नहीं लिख सकते हैं। कविता में छल छद्म बहुत देर तक नहीं चलता है, बाकी चीजों में चलता है। आप तिकड़म से बहुत कुछ कर सकते हैं, साहित्यकार नहीं हो सकते हैं। बड़ा साहित्यकार होने के लिए बड़ा मनुष्य होना पड़ेगा, सहृदय होना पड़ेगा। अगर हृदय बड़ा नहीं होगा तो बड़े विचार नहीं आएंगे। बहुत बढ़िया। तो बड़ा विचार आए इसलिए बड़ा हृदय होना आवश्यक है। और कविता सतही ढंग से किया जाए, तुकबंदी नहीं होती कविता सिर्फ, तो बहुत आसान है। मैं बार बार कह रहा हूँ, लेकिन अच्छी कविता लिखने के लिए बहुत त्यागना पड़ता है। जो रचनात्मक तनाव होता है, जो लिखता है, जो बड़ा रचनाकार है वही जानता है। एक रचनात्मक तनाव के क्षण से गुजरना पड़ता है। इस पर बहुत चिंतन हुआ है। कुछ क्षण के लिए जिगर मुरादाबादी का एक शेर है कि कुछ इस तरह से आज वो पहलू नशी रहे, जब तक हमारे पास रहे हम नहीं रहे। ये कला का क्षण होता है, रचना का क्षण होता है कि जब तक रचना हमारे साथ होती है, जब तक हम रच रहे होते हैं, हम नहीं होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। एक बार मैंने कहा था कि वो जो तुमने सुना, वो जो मैंने कहा, मैं तो था ही नहीं, जाने किसने कहा। जो कला का क्षण होता है वहाँ व्यक्ति नहीं होता है, वो पता नहीं कौन कहता है, वो कोई शक्ति जागृत होती है थोड़ी देर के लिए और कुछ क्षणों के लिए। जो कवि है उसके लिए भी, और जो मनुष्य हैं उनके भीतर भी मानवता का संचार करने के लिए जागृत होता है। अचानक होता है कि कभी आपका हाथ उठ किसी पर नाराज होकर उठता है और रुक जाता है। ये कुछ है आपके भीतर जो रोक लेता है। कभी पॉकेट में बहुत कम होता है लेकिन किसी का दुख देखकर आप सब दे देते हैं अचानक। ये कुछ क्षण होते हैं जो आपसे ये सत्कर्म करा। तो रचनाकार भी देखिए, कविता कवि कर्म जो है उसमें अक्षर अक्षर तिनका तिनका चुनना पड़ता है। अक्षर अक्षर तिनका तिनका चुनना पड़ता है। भीतर भीतर जाने कितना कहना सुनना पड़ता है। चिड़िया जैसे नीड़ बनाती है तन्मय होकर, कविता को भी उसी तरह से बुनना पड़ता है। तो बहुत तन्मय होकर कविता बुनी जाती है। त्रिपाठी जी के कुछ मुक्तकों की चर्चा आप लोगों के साथ कर लेता हूँ थोड़ी देर में। जिन लोगों ने भी इस कार्यक्रम को रखा, उनके जो आत्मीय जन हैं, परिवार के जन हैं, और मऊ जनपद के जो साहित्यकार, साहित्य प्रेमी और संभ्रांत जन यहाँ बैठे हुए हैं, उन सारे लोगों के प्रति मैं बहुत कृतज्ञता अनुभव कर रहा हूँ कि उन लोगों ने इस तरह का कार्यक्रम रखा। आज ये चीजें गायब हो रही हैं, उपेक्षित हो रही हैं। त्रिपाठी जी की कविताओं को
मैंने पढ़ा है, पहले इनकी एक किताब की मैंने भूमिका लिखी थी, उसमें मैं आया हुआ था और उस पर बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ था 2-3 साल पहले। जो रचनाएं हैं वो एक मन स्थिति की रचना होती है, कोई भी कविता, और हम हमेशा एक ही मन स्थिति में नहीं होते हैं, हम एक रेखीय जीवन नहीं जीते हैं, हम वैविध्यता को स्वीकार करते हैं। त्रिपाठी जी की रचनाओं में जीवन के इतने रंग हैं, 500 से ज्यादा मुक्तक इनके हैं, इनकी अगर चर्चा करें तो बहुत समय जाएगा। उनमें से कुछ रंग हम आपके सामने रखना चाहते हैं। सबसे जो पहली जरूरत होती है कि हम जो संपन्न लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उनकी तरफ तो देखते ही हैं, हम जो विपन्न है, जो कमजोर है, उसकी तरफ कितना देखते हैं। कहा जाता है ना कि किसी समाज में स्त्रियों की क्या दशा है, इससे उस समाज के बारे में अनुमान लगाया जाता है। किसी समाज में जो आम आदमी जिसको हम कहते हैं, जो किसान है, जो मजदूर है, जो सामान्य जन है, जो मेहनतकश वर्ग है, उसके प्रति हमारा नजरिया क्या है, हमारा दृष्टिकोण क्या है, हम उसको देखते हैं कि नहीं देखते हैं। मैं जब पढ़ रहा था, जहाँ से मेरे सामने मुक्तक आए, एक अभी पिछले दिनों जो कोरोना का समय था, उसको सभी लोगों ने भोगा है, सभी लोगों ने जाना है, सब लोगों ने कुछ खोया है और बताने की आवश्यकता नहीं है। हमारे यूपी बिहार के जिन मजदूरों ने तमाम महानगरों का चेहरा गढ़ा है, उन महानगरों ने किस तरह का व्यवहार किया था उनके साथ और किस तरह से पलायित किया था, मार मार के भगाए गए थे और हजारों मील की दूरियां उन्होंने पैदल तय की थी। इस पर बहुत सारे कवियों ने लिखा, बहुत सारे लोगों ने इस दर्द को महसूस किया था। एक मुक्तक पर मेरी नजर गई, बेशकीमत बनाया शहर आदमी, बेचकर औने पौने हुनर आदमी, जिसने अनगिन मकानों में खुशियां भरी, गांव लौटा है होके बेघर आदमी। वाह 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 वाह। संवेदना यहाँ होती है कि आप कहाँ खड़े हैं। मुक्तिबोध ने बहुत बड़ी बातें कही थी, हम उसके लिए समय नहीं है यहाँ पर, कि हम कहाँ खड़े होकर चीजों को देखते हैं और किन को देखते हैं। हम कहाँ खड़े हैं, जिसको देखते हैं उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या होता है। तो वो चाहते तो आध्यात्म की ही चर्चा करते, हालांकि उन्होंने चर्चा की है, प्रेम एक बड़ा खुला हुआ क्षेत्र है, परिवार एक बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उन्होंने उन लोगों को देखा जिन्होंने अपने श्रम को औने पौने बेचा है या जो बेचने के लिए मजबूर है। वह बहुत सारे मजदूर सबकी नजरों में होंगे जो अपने गांव से रोटी बांधकर शहर में आते हैं और किसी चौराहे पर खड़े होकर ग्राहक का इंतजार करते हैं और शाम तक जब कोई नहीं मिलता है तो लौट जाते हैं। अब उसके बाद उनकी कहानी के बारे में सोचिए। घर पर परिवार बच्चा इंतजार कर रहा है कि लेकर कुछ आएंगे और जब खाली हाथ वो लौटते होंगे तो उनकी क्या दशा होती है। उनके परिवारों के बारे में कितने लोग सोच पाते हैं। मैं तो सोचता हूँ तो पागल हो जाता हूँ। मैं सोच लूँ ज्यादा तो फिर हालत खराब हो जाती है कि क्या होता होगा। मतलब पापा घर लौट कर आए हैं और कुछ लेकर आएंगे, पत्नी इंतजार कर रही, ले आएंगे तो बनाएंगे, और वो आदमी खाली हाथ जब लौटता है तो क्या होता होगा, हम सभी लोग समझ सकते हैं। इस विषय पर मतलब पौने पौने दाम पर अपना हुनर बेचने के बाद भी जिस व्यक्ति को इज्जत नहीं मिलती, मर्यादा नहीं मिलती, कहीं ठहरने रुकने बैठने की जगह नहीं मिलती है, तो जिसने अनगिन मकानों में खुशियां भरी, गांव लौटा है होके बेघर आदमी, वह आदमी बेघर होकर मार खाया हुआ, वो पिटता हुआ, झुलसता हुआ, नंगे पांव जलता हुआ, कल्पना कर सकते हैं कितनी वैदेही, कितनी जनक सुताएं नंगे पैर दिल्ली और बम्बई से लौटी थी। सीता ने एक बार वनवास झेला था और यहाँ बहुत सारी बहुएं बेटियां वनवास झेलती हैं। तो उस पीड़ा को कितने लोग समझ पाते हैं। यह रचनाकार की यहाँ जरूरत है, एक दृष्टि की जरूरत है, एक भले मनुष्य की यहाँ पर आवश्यकता होती है। इसी तरह से राजनीतिक जो व्यंग्य हैं इनके यहाँ बहुत ज्यादा हैं। जनता के अधिकार छीने जा रहे हैं, इन पर इन्होंने बहुत ज्यादा लिखा है। और एक मुक्तक में पढ़ रहा हूँ, फिर थोड़ी सी चर्चा करना चाहता हूँ। जो हालात हैं हमारे देश के, जब सिंहासन हड़पने को थे होड़ में, तब हमारी मदद की जरूरत पड़ी, ताज पहना के भी छीनना जानते, हम लड़ाकू हैं लड़ने की आदत पड़ी। यह जो 4 पंक्तियों का मुक्तक है, यह इतनी बड़ी कहानी कहता है और इसमें इतना बड़ा इतिहास है कि वक्त अगर इजाजत दे तो मैं इस पर 1 घंटा बात कर सकता हूँ। ये इतना विस्तार है इसमें। और जब सिंहासन हड़पने को थे होड़ में, तब हमारी मदद की जरूरत पड़ी। मैंने कहा था ना कि जो जिस संश्लिष्टता की जरूरत होती है मुक्तकों में, और बहुत संदर्भ गर्भिता की जरूरत होती है कि एक पंक्ति कितने संदर्भों से हमको जोड़ देती है।
ये रचनाकार की सामर्थ्य पर निर्भर है। बिल्कुल। तो जब सिंहासन हड़पने को थे होड़ में, तब हमारी मदद की जरूरत पड़ी। चुनाव आने वाले हैं और हम समझ रहे हैं, हम देखते आए हैं और फिर हम देखेंगे। तो तब जिस जनता को याद करते हैं और जिनके दरवाजों पर हाजिर हो जाते हैं, मैंने एक बार लिखा था ना, वो कटोरे लेके कुछ मनबड़ भिखारी फिर से आए हैं। तो कटोरे लेके ये मनबड़ भिखारी फिर आएंगे। तो जब सिंहासन हड़पने को थे होड़ में, तब हमारी मदद की जरूरत। तो तब तो जरूरत पड़ी थी, लेकिन उसके बाद फिर भूल जाते हैं, लंबे समय तक के लिए भूल जाते हैं। जब मैं पढ़ रहा था त्रिपाठी जी को, तो मुझे विकल साकेती याद आ रहे थे उस समय। विकल साकेती का एक बड़ा चर्चित गीत है, यहाँ तो सारे साहित्यकार और प्रबुद्ध लोग बैठे हुए हैं, और विकल साकेती को हमें लगता है कि अधिकांश लोगों ने सुना होगा। बिल्कुल। मैं उनको बीएचयू में बुलाया करता था, हमारे बच्चों के बीच में काव्य पाठ उन्होंने कई बार किया। उन्होंने लिखा था ना कि वो हम वो माली हैं जिसने की पतझड़ में खाक सर पे रमाली चमन के लिए। आज आए हैं जब ये बहारों के दिन, हम तरसने लगे एक सुमन के लिए। क्या बात। सबको अमृत की 2 बूंद मिलती रहे, हमने सारा जन्म सिंधु मंथन किया। जो किनारे रहे वारुणी पा गए, हमको विष मिल गया आचमन के लिए। तो उस जनता को नकार दिया जाता है। तो एक तरफ उसकी पीड़ा, यह जो राजनीतिक भ्रष्टाचार है, छलचत्व है, वह त्रिपाठी जी के मुक्तकों में दिखाई पड़ता है। दूसरी तरफ उसी की जो आगे की पंक्तियां हैं, ताज पहना के भी छीनना जानते, हम लड़ाकू हैं लड़ने की आदत पड़ी। यह जो जनशक्ति है, जो जनता की ताकत है, उसका भी एहसास है। जनता के साथ छल करने वाले लोगों का छल छद्म भी समझ में आ रहा है, और जनता की जो शक्ति है, इसका भी एहसास है। वो जनता तो इंदिरा गांधी जैसी प्रबल, शक्तिशाली और क्या क्या नहीं नारे दिए गए, वो भी देखी है इस जनता ने। हम लोग छोटे थे उस समय, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर की जिस कविता का नारा बन गया। तो जनता तो बड़े बड़े तानाशाहों के सिंहासन डिगा देती है। दिनकर जी कहते थे ना वो, लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं, जनता जब शोकाकुल हो त्रिकुट चढ़ाती है, तो राह समय के रथ का घर घर नाद सुनो, सिंहासन खाली करो जनता आती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल से ताज हवा में उड़ता है, जनता की रोके राह समय में ताव कहाँ, वह जिसे चाहती काल उधर ही मुड़ता है। तो जनता काल की गति को मोड़ देती है, यह एक रचनाकार जानता है हमेशा। त्रिपाठी जी की ये पंक्तियां यह बताती है। अभी रूपनारायण त्रिपाठी की चर्चा है। रूपनारायण त्रिपाठी जी ने इस पर बहुत लिखा है, जिसने बख्शी तुम्हें बुलंदी है, उसको पैरों की धूल मत समझो, खींच लेगी जमीन पर तुझको, दर्द उसका फिजूल मत समझो। तो यह जनशक्ति है। इन्होंने गांव पर बहुत लिखा है। मैं अक्सर अपनी आंखें बंद करके अपने गांव चला जाता हूँ, तो गांव मुझे बहुत खींचता है। मैंने एक बार कहा था कि डालियां दूर शहरों में फैले भले, पर जड़ों के लिए गांव घर चाहिए। तो गांव चाहिए। त्रिपाठी जी का मुक्तक है, कट गए बाग कच्चे मकान ढह गए, भूले अपने बुजुर्गों की जो कह गए, नीम पीपल की छाया कहीं खो गई, गांव में गांव को ढूंढते रह गए। अब गांव में गांव नहीं है, गांव से गांव समाप्त हो गए हैं। इस बात की चिंता हम सभी लोगों की है कि उन्होंने इस मुक्तक मंजूषा की भूमिका लिखी है, हस्ताक्षर किया है अपना, उन्होंने उसे पूरा पढ़ा है और अच्छा वक्तव्य देते हैं। मैं अध्यक्षीय वक्तव्य के लिए, प्रथम सत्र के अध्यक्ष के लिए आदरणीय प्रोफेसर सर्वेश जी को आमंत्रित कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। आज के इस लोकार्पण समारोह के मुख्य अतिथि प्रोफेसर वशिष्ठ जी, डॉक्टर जमाली साहब, मृत्युंजय तिवारी जी, और जिनका हम सबने सम्मान किया और जिनको हम लोग पढ़ और सुन रहे हैं, ऐसे आदरणीय तिवारी जी, हमारे सामने हमारे शहर के सम्मानित प्रबुद्धजन उपस्थित हैं, मातृशक्ति उपस्थित है। मैं सबको प्रणाम करते हुए, और निश्चित तौर से हम लोग कई बार विचार करते हैं कि जिन कविताओं को हम लोग, मतलब अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि बस ज़्यादा देर का नहीं कार्यक्रम है, मतलब कम से कम 7-8 कवि होंगे, 10 कवि होंगे जो आधे पौन घंटे में निपटा देते हैं हम, और उन पर जब बात करते हैं तो 2-2.5 घंटे कम से कम लग जाते हैं कम समय देने पर। आप इसी से कविता की ताकत को आप समझ सकते हैं कि कविता में क्या ताकत है। बहुत अच्छा कि छोटे से मुक्तक पर, जैसे सर ने बताया, सर ने बहुत अच्छी व्याख्या की। मैं कभी कभी यही सोच रहा था, सचमुच जो बच्चे होते हमारे, विद्यार्थी यदि होते, तो मुक्तक को आज वो समझ गए होते कि मुक्तक होती क्या है। मुक्तक स्वयं में, मैं उधार लेकर के शब्द को, तो महाकाव्य होते हैं, और वो जो मुक्तक होता है वहीं से वो द्वार खुलता है प्रबंध काव्य का। उसी में जो, मतलब कई बार मैं कहता हूँ, आप भी पढ़ेंगे पूरी बड़ी रचना को, रामायण महाभारत को भी पढ़ेंगे तो आप एक आध लाइन में कह ले जाएंगे वही मुक्तक है, वहीं से उसके लिए जगह बनती है।
कर्मण्येवाधिकारस्ते से ही पूरा का पूरा गीता निकल जाता है। गीता में विस्तार ही और कुछ नहीं है। तो आज हम सब ने बढ़िया सुना वक्तव्य, और सचमुच मैं तो डॉक्टर साहब से कहा कि अब बोलने का समय नहीं है, क्योंकि कवियों को सुनना जरूरी है, लेकिन एक आध बातें करूंगा, ज्यादा नहीं। एक बात बड़ी महत्व की है जो मैं आप सबसे जरूर चर्चा करना चाहता हूँ। तो कोई तो ऐसी बात होगी कि व्याख्यान सुनने नहीं, कविता सुनने सब लोग आए, और कविता के बहाने 2.5 घंटे से हम लोग सुना रहे हैं व्याख्यान। तो कोई तो कविता में ऐसी बात है जिसके प्रति आकर्षण है, और मैं इस आकर्षण को अनायास ही, मतलब मैं इसको समझता नहीं था, पढ़ा बहुत था लेकिन समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा जिनके बारे में कभी सोच भी नहीं सकता कि वो कविता सुने भी हो। पता चर्चा आ गई, अच्छा कवि सम्मेलन हो रहा है, हमको नहीं बताते। इसका मतलब कविता में कोई तो ऐसी बात है जो सामान्य से दिखने वाले आदमी को भी आकर्षक लगती है। तो मैंने जब इस पर विचार किया तो एक घटना घटी कल, डॉक्टर साहब संजोग से आए थे, उनको मैंने सुनाया। 4-5 पंक्तियां थी, फेसबुक पर मेरी दोस्त उसने पोस्ट किया था, और वो 4 पंक्तियां थी। मैं तो गद्य समझ के ही पढ़ा, लेकिन थोड़ी देर बाद मुझे समझ में आ गई तो कविता है। वो 4 पंक्तियां अधिक नहीं थी, उसमें 2 लाइनें बड़ी महत्व की। एक तो था कि आज 31 अक्टूबर है, उसमें जो बात थी कि मेरा अखबार भूल गया और मैं भी। कविता यहाँ मुझे समझ गई, मेरा अखबार भूल गया और मैं भी। मेरी एक दोस्त, उसका नाम लिखा था, उसने मुझे बताया कि आज ही के दिन 1984 में एक नेता की हत्या हुई थी, और आज मीडिया की। आप सब ने कल अखबार पढ़ा होगा, मीडिया में कहीं दिखलाई नहीं दिया। नाम नहीं लूंगा, बिना नाम लिए हुए क्या किया, उस 4 पंक्तियों ने मेरे जैसे आदमी को एकदम झकझोर दिया। करीब वास्तव में हम कहाँ चले गए, और मुझे नहीं झकझोरा होगा, ऐसे बहुत सारे लोगों को झकझोर दिया। तो मैं अभी बैठ करके सोच रहा था कि क्या बोलूंगा, तो मुझे समझ में आया कि कविता क्या करती है, हमको झकझोर देती है। कविता व्याख्या की मांग नहीं करती। तिवारी जी कविताओं को पढ़ेंगे, मैं तो इसको पढ़ रहा था। जब मैं इस पर लिखने की कोशिश कर रहा था तो कम से कम लगता है कि 500 में से कुछ नहीं छाटा हुआ, तो मैं 10-12 पेज तो मैं लिख डाला हाथ से। अब जब 10-12 पेज की कविताएं ही हो गई तो उस पर कमेंट्री कितना होगी, कितनी बड़ी चुनौती होगी। तो कविता की ये ताकत होती है। तिवारी जी ने सारे विषयों को टच किया, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण है, इसी समय मैं पढ़ रहा था हैरारी को। इस समय के जो कुछ बड़े बुद्धिजीवी हैं, जो दुनिया में होने वाले परिवर्तनों को देख रहे हैं, जो जड़ों से खोद करके निकाल रहे हैं हमारे अतीत को, जिसको हम लोग जिसको बराबर करके बैठे हुए हैं। एक बात उसने कही थी, इतिहास में जब परिवर्तन हो रहा होगा, और आजकल हम लोग साथ खूब होता है, चुनाव हो रहा है, हमको क्या मतलब। अब तुलसी बाबा की लाइन हर जगह है। कविता तो ऐसे है कि जहां चाहिए सेट कर लीजिए, कोई नृप होए हमें कहानी, अगली लाइन हम नहीं कहेंगे। अब कोई चुन के जाए, क्या करना, क्योंकि अब हम एकदम हताशा की तरफ है। नेतृत्व से कोई परिवर्तन की अपेक्षा ही नहीं रह गई। अभी आज बैठे थे हम लोग, चर्चा हो रही थी, वो एडिशनल साहब थे, एडिशनल एसपी, कह रहे थे कि शिक्षा की व्यवस्था ही ऐसी हो गई है कि कोई पढ़ाई अलग तरीके से, मतलब 10 तरह की व्यवस्था है, और उसमें आप टेस्ट लेंगे तो निश्चित है कि जो आखिरी पायदान पर परिध पर बैठा हुआ आदमी है वो कहीं आपकी प्रतियोगिता में दिखलाई नहीं देगा। अरे जिस प्रश्न को आप रोज लिख करके सॉल्व कर रहे हैं, टीचर सॉल्व करा रहा है, और उस प्रश्न को जिसने देखा ही नहीं परीक्षा में पूछा जाएगा तो कौन अच्छा करेगा। ऐसे समय में कविता हस्तक्षेप करती है। ऐसे समय में रचनाकार हमारे दिमाग में परिवर्तन खड़ा करता है, और इसलिए मुझे लगता है कि कविता जो है शायद सबको इसीलिए अच्छी लगती है। अर्थ सब लोग जानते हैं, अर्थ नहीं बताना पड़ता। अगर कविता का कवि को अर्थ बताना पड़ता, तिवारी जी या अभी वशिष्ठ जी कविता आपने जो गजलों का संदर्भ दे रहे थे, अगर अर्थ बताते तो मजा ही नहीं आता। मजा कब आता है जब पंक्तियां बोलते हैं और उसमें से अर्थ आपको एकदम झकझोर देता है, चाहे आप सन्नाटे में आ जाते हैं, चाहे मुस्कुराने लगते हैं। ये है ताकत कविता। इसलिए आज कविता की जरूरत है। तिवारी जी ने बहुत सारे संदर्भों को उठाया है, और मतलब ऐसा एक कुछ ऐसा नहीं कि ऐसी भ्रांतियां हैं जो हमको पता ही नहीं है और हमारे अंदर घुस गया है। वो कहाँ से आया ये किसी नहीं पता। किसी बड़े आलोचक ने, किसी कवि ने ऐसा नहीं कहा है कि जो कवि होता है वो सबसे लापरवाह व्यक्ति होता है। लापरवाह व्यक्ति की दृष्टि कैसे चली गई? हम लोग बहुत सतर्क हैं, हम लोग के अखबार में दृष्टि ही नहीं गई, लेकिन एक लापरवाह कवयित्री बैठ के घर का खाना बना रही थी, उसका ध्यान कैसे चला गया? भाई कभी भी लापरवाह नहीं होता।
जिम्मेदारियों से मुक्त नहीं होता। जिसके सामने पूरे राष्ट्र की जिम्मेदारी है वो परिवार की जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकता है? बहुत बढ़िया। कवि सबसे अधिक सजग होता है, इसलिए वो चलते हुए परिवेश से अर्थ निकाल लेता है। अभी विशाल पांडे हम लोग बैठ के चर्चा कर रहे थे, बड़े रचनाकार हैं विनोद कुमार शुक्ल की, और उसका शीर्षक है दीवार में खिड़की रहती है, ही था ना, और उपन्यास का शीर्षक है दीवार में खिड़की रहती है। अब आप लोग बता दीजिए दीवार के अलावा कहीं खिड़की होती है क्या? ये कवि के पास ही ऐसी दृष्टि होती है, रचनाकार के पास दृष्टि होती है। मैं एक आध बात कह करके अपनी बात को पूरी करूंगा। तिवारी जी का पूरा कैनवास बड़ा है, और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज लगी, राजनीतिक तो होता ही है क्योंकि हमारे जीवन में इतना अधिक राजनीति घुस गया है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण है कि राजनीति में भी दो तरह की होती है। एक जो राष्ट्र की राजनीति होती है, पूरी दुनिया में जो परिवर्तन खड़े हो रहे हैं, आज का जो परिवेश है उस पर भी आप लिख रहे हैं, और जो चुनौतियां आई जैसे कोविड काल में आया, कोरोना में जो चुनौतियां आई उस पर भी लिख रहे हैं, क्योंकि ये कवि ही हैं जो हमारे हृदय के अंदर कहीं छुपा हुआ भाव है, जिसको हम लगातार दबाने की कोशिश कर रहे हैं, उसको जगाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में एक तो कोविड का आपने सुनाया, एक और बड़े छंद अच्छा लगा हमें, धर्मराज की राजसूई में व्यर्थ बजाते गाल बहुत है। और कभी कभी मुझे लगता है कि मैं उत्तर और दक्षिण में जब दोनों की तरफ देखता हूँ तो मैं लगता है कि हम लोग तरफ कुछ ज्यादा ही है। धर्मराज की राजसूई में व्यर्थ बजाते गाल बहुत हैं, कृष्ण अकेले सब पर भारी, किंतु यहाँ शिशुपाल बहुत है। वाह, किंतु यहाँ शिशुपाल बहुत है, कितना गर्दन कट, मतलब कल्पना करिए, सब पर भारी एक है, लेकिन शिशुपाल जो बहुत है, कवि की चिंता शिशुपाल है, और इसलिए ये कविता हमारे अंदर जो कहीं न कहीं से शिशुपाल बैठा हुआ है उसको दबाने की बात कर रही है, क्योंकि आजकल जो हमारे अंदर का शिशुपाल है वो फन खाड़ करके ज्यादा खड़ा है। इसी तरह से और भी बहुत सुंदर है, उसी पर देखिए। अब इसको राजनीतिक कहे, मैं इसको राजनीति नहीं मानता, इसमें राजनीति का मामला नहीं है, ये हमारे जीवन नीति का मामला, हमारी बदली हुई जो लाइफ स्टाइल है, जिसके कारण से हम तमाम तरह के विकारों में, मतलब ऐसे रोग में पूरे बॉडी का चेकअप करा लीजिए, फुल बॉडी चेकअप करा करके डॉक्टर कहता है आपको कोई रोग नहीं है, और आप पड़े हुए हैं कि हमारी तबीयत ठीक नहीं। कौरव आज सशक्त हो रहे, लाज आरक्षित नारी की है, द्रुपद सुता को पुनः जरूरत, चक्र सुदर्शन धारी। सबसे अधिक, मतलब अब मैं तो भाई कह देता हूँ, मुझे लोग भले नारी विरोधी है कि इस समय जितनी सशक्त नारी है कभी नहीं रही भाई। मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति अब क्या चाहते हैं? अब सबको तोप पर बैठा देंगे, अपने घर में तोप लेके महिला घुसेगी तभी सशक्त होगी क्या? इतना सशक्त तो पुरुष शायद कभी रहा। इतना सशक्त होने के बाद भी सबसे अधिक खतरे में कौन है? नारी। नारी है, सही बात। दिल्ली हमारी बच्ची अकेले जा सकती है, कोई खतरा नहीं है, लेकिन फिर भी डर है कि सारी सुरक्षा के बावजूद, सारी उसके पास शक्ति है, दिल्ली से वापस आज भी वो ट्रेन में, और ट्रेन क्या छोड़िए, अब तो ये सिद्ध हो गया कि बाहर कम घर में ज्यादा असुरक्षित है। ये जो चुनौती है कि इसमें क्या है, वही जो कौरव है, हमारे अंदर का जो कौरव है वो ज्यादा सशक्त हो गया है, वह जाग रहा है। कर रही है इधर 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 एक और पहरावे के परी तब फरियाई रे। हाँ, प्रकृति और पर्यावरण ये बहुत जरूरी है आज के समय में। पर्यावरण संरक्षण जगत है। पंडित दयाशंकर तिवारी को मऊ का वैभव मानता हूँ, और एक ऋषि कवि का, साहित्यकार का सम्मान हुआ। अब इस तरह से ये सम्मान का और मुक्तक मंजूषा पर वक्तव्य का प्रथम सत्र पूरी तरह से समाप्त हुआ। Very nice.